हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्याय 11 आत्म उपहास। रैंक 1 कौशल 100 सशस्त्र मुट्ठी महारत के बिंदु तक पहुंच गई। हॉल में आश्चर्य की चीखें गूंज उठी और हर कोई देख सकता था कि चू जेन उस कौशल का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम था। यद्यपि 100 भुजाओं वाली मुट्ठी केवल रैंक 1 कौशल थी, लेकिन यदि इसमें महारत हासिल कर ली जाए तो ये बहुत मजबूत भी होगी। अगर वे एक ही स्तर पर होते और अगर इसका मुकाबला करने के लिए कोई उचित कौशल नहीं होता तो उसके पास कोई मौका नहीं होता। यही कारण था कि हर कोई जानता था कि चू फैंग बिना किसी संदेह के हार जाएगा। चू यू ने भौहें सिकुड़ी और चुपके से 2 कदम आगे बढ़ी। वह चू जेन की बुरी योजनाओं को रोकना चाहती थी। चू यू, पर्यवेक्षक मदद नहीं कर सकते। तुम्हें ये नियम पता होना चाहिए न। लेकिन उसी समय उसने अपने कान के पास एक आवाज सुनी। उसने पलट कर देखा कि चू चेंग मुस्कुरा रहा था और खुद को घूर रहा था। चू यू को पता था कि स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि चू चेंग की नज़र उस पर होगी। हालांकि इसका मतलब यह था कि दोनों भाई आसानी से चू फैंग को जाने नहीं देंगे और इससे वह और भी चिंतित हो गई। हुश हुश हुश, मुट्ठियों की छवि हवा में भर गई और चू फैंग की दृष्टि की रेखा को लगभग पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। हवा को चीरने की आवाज के साथ उसने अचानक हमला किया। चू फैंग को महसूस हो रहा था कि चू जेन की मुट्ठी साधारण नहीं थी और उसने खुद को किसी भी तरह से संयमित नहीं किया था। इससे पता चलता था कि वह बहुत निर्दयी था, लेकिन चू फैंग बिल्कुल भी डरा नहीं और वह चुपचाप खड़ा रहा। उसने न तो चकमा दिया और न ही भागा, बल्कि वह केवल चुपचाप हमले का इंतजार करता रहा। क्या ये चू फैंग मूर्ख है? वह क्यों नहीं बच रहा है? वह चकमा देना चाहता है, लेकिन क्या वह ऐसा कर सकता है? अपनी ताकत के कारण वह शायद समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। ये सच है, आखिरकार वह वही कूड़ा है जो 5 साल तक बाहरी कोर्ट में रहा। ये देखकर कि चू फैंग ने चकमा नहीं दिया, उन्होंने ये भी सोचा कि चू फैंग चू जेन की ताकत से बुरी तरह डर गया था और उनके चेहरों पर दूसरों को दुर्भाग्य में देखकर मुस्कुराहट प्रकट हुई। तारानकन हूँ। लेकिन जैसे ही चू जेन पास पहुंचा, चू फैंग ने अचानक अपनी आस्तीन लहराई और उसके शरीर के अंदर से एक बहुत बड़ी आभा फूट पड़ी। जब उस आभा ने चू जेन पर हमला किया तो वह अचानक असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उस आभा के भीतर उसने हत्या की मंशा महसूस की। तारानकन फफफ। चू जेन जैसे ही चुपचाप देख रहा था, चू फैंग ने अचानक अपनी हथेली बाहर निकाली। गति बहुत तेज थी और इससे पहले कि कोई इस पर प्रतिक्रिया करता, उसने पहले ही चू जेन की छाती पर वार कर दिया। धमाका हथेली के प्रहार से चू जेन को तुरंत महसूस हुआ कि उसकी कीवी और रक्त उग्र हो गया है, क्योंकि दर्द की लहर उसकी छाती से आई थी। सूश सूश सूश। लेकिन इससे पहले कि उसे सोचने का समय मिलता, चू फैंग ने पहले ही कुछ और हथेलियां भेज दी और उन सभी ने चू जेन को मारा। आह! चू जेन जोर से चिल्लाया। उसके दोनों पैर सुन्न हो गए और वह सीधे चू फैंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया, फिर बिना शक्ति के जमीन पर गिर गया। ये दृश्य देखकर सभी के मुंह खुले रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि चू फैंग में इतनी विस्फोटक शक्ति होगी। हालांकि उन्हें ये भी नहीं पता था कि यह चू फैंग के खुद को रोकने का नतीजा था, वरना सिर्फ एक हथेली से ही वह चू जेन को मार सकता था। आप आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर हैं। उस समय चू वेई ने अपना मुंह खोला। उसकी दोनों आंखें चू फैंग को घूर रही थीं और वे आश्चर्य से भर गई थीं। क्या आत्मा क्षेत्र का चौथा स्तर? उन शब्दों के साथ सभी को होश आ गया। मार्शल कौशल का उपयोग किए बिना आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर किसी को हराने का मतलब था कि उन्हें आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर की शक्ति की आवश्यकता थी। हालांकि आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर को चू फैंग के साथ जोड़ने की कोशिश अकल्पनीय थी और भीड़ द्वारा इसे स्वीकार करना कठिन था। सिर्फ वे ही नहीं, चू यू की भी आंखें खुली हुई थीं। उसका छोटा सा मुंह धीरे धीरे खुला और उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। चू फैंग को भीड़ की परवाह नहीं थी। वह सीधे मेज के सामने चला गया, 3 संत आत्मा घास ले ली और दरवाजे की ओर चला गया। बस यहीं रुक जाओ, ये परिवार के सदस्यों के बीच का आदान प्रदान है। फिर भी तुमने इतना जोरदार हमला किया, तुम्हारा दिल कहाँ है? ठीक उसी समय किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा। ऊपर देखा तो चू जेन को बांह से पकड़कर उठा रहा था और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था।
ये बर्दाश्त से बाहर था कि उसके छोटे भाई को कोई इस हद तक पीट रहा था। क्या तुमने मुझे कब अपने परिवार का हिस्सा माना? मुझे याद नहीं कि तुमने पहले कभी ऐसा कहा हो। चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने भी यही कहा था। मुकों और लातों की आंखें नहीं होती, इसलिए तुम किसी चोट के बारे में शिकायत नहीं कर सकते। तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं हार नहीं मान सकता। ये स्पष्ट है कि आपने जानबूझकर भारी हमला किया है। चू जेन ने दर्द सहने के लिए अपने दांत काटे और जोर से चिल्लाया। पीड़ित होने के नाते वह बहुत स्पष्ट था कि चू फैंग की पहली हथेली ने उसे पहले ही हरा दिया था, लेकिन चू फैंग ने उस पर और हमले जारी रखे, इसलिए ये स्पष्ट था कि यह जानबूझकर किया गया था और वह उसे और भी अपमानित करना चाहता था। ये सुनते ही चू फैंग फिर मुस्कुराया, मैंने अभी अभी आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश किया है, इसलिए मैं अपनी ताकत को इतना नहीं समझता। और इससे पहले आपका कौशल इतना मजबूत लग रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैंने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की और मैंने आपके हमले का जवाब देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन किसने सोचा होगा कि तुम एक कागजी शेर की तरह हो, इतने कमजोर कि तुम एक बार भी नहीं झेल सकते। मैंने तुम्हें थोड़ा ज्यादा ही आंक लिया था। तुम। चू फैंग की बातें सुनकर चू जेन का चेहरा पीला पड़ गया। वह इतना गुस्से में था कि उसकी हर सांस में बहुत तेज आवाजें आ रही थीं और उसने लगभग अपना कलेजा ही थूक दिया था। न केवल वह कचरे से हार गया, बल्कि भीड़ के सामने उसका मजाक भी उड़ाया गया। उसके लिए ये स्वीकार करना बेहद मुश्किल था, लेकिन यदि वह ऐसा करने को तैयार न भी हो, तो भी वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी जो नियम बनाए गए हैं वे उसके और उसके भाई द्वारा बनाए गए हैं। चू फैंग, इतना घमंड मत करो। अगर हिम्मत है तो चलो अभी चलते हैं। ठीक उसी समय चू परिवार का एक और व्यक्ति खड़ा हो गया। ओह, तुम भी मुझसे द्वंद्व करना चाहते हो? कोई बात नहीं, बस एक संत आत्मा घास पर शर्त लगा लो। क्या तुम्हारी हिम्मत है? चू फैंग ने उस व्यक्ति की ओर अपना हाथ बढ़ाया। आप। वह व्यक्ति चू जेन जैसा ही था, क्योंकि उसने भी चू फैंग के साथ ही एजियो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश लिया था। हालांकि उसकी ताकत चू जेन जितनी मजबूत नहीं थी। उसने चू फैंग से द्वंद्व युद्ध करने का साहस तो किया, लेकिन यदि उसे संत आत्मा घास पर दांव लगाना पड़ता तो वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाता। क्या हुआ? अगर कोई और जाना चाहता है तो आप अभी आ सकते हैं, बशर्ते आपको अपनी संत आत्मा घास से अलग होने में कोई आपत्ति न हो। चू फैंग ने भीड़ पर नजर डाली, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। वे चू फैंग से डरते नहीं थे, वे सिर्फ सेंट स्पिरिट ग्रास को दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि वे उनकी जीवन रेखा थे। चू फैंग, अति मत करो। अंततः चू वेई ने बात की। यह क्या है? चू वेई, तुम भी जाना चाहते हो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम मुझसे 5 साल बड़े हो, है न? अगर आपको इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि लोग कहें कि आप युवाओं को परेशान कर रहे हैं, तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। आखिरकार अगर मैं हार गया तो मेरी इज्जत नहीं गिरेगी, और अगर मैं जीत गया तो मैं खूब पैसा कमाऊंगा, है न? ये शब्द सुनते ही चू वेई ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि चू फैंग सही था। चू वेई चू चेंग या चू जेन की तरह नहीं था, क्योंकि उनके और चू फैंग के बीच उम्र का ज्यादा अंतर नहीं था। हालांकि चू वेई ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वह अब युवा नहीं था। अपनी उम्र के साथ भले ही वह चू फैंग को हरा दे, लेकिन वह दूसरों द्वारा उपहास का पात्र बनेगा, इसलिए वह हमला नहीं कर सकता था। ये देखकर कि हॉल में मौजूद ज्यादातर लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया है, चू फैंग अचानक हंस पड़ा। वह बहुत खुशी से हंसा, लेकिन पीछे मुड़कर जाने से पहले उसने कहा, मैं जाने से पहले यहाँ सभी को 2 वाक्य बताऊंगा। पहला है ये सोचना कि तुम अचूक हो, दूसरा है आत्मा उपहास। जहां तक उनके पीछे के अर्थों की बात है तो तुम सभी उन्हें स्वयं ही समझ सकते हो। ये कहने के बाद चू फैंग ने एक दरवाजा खोला और शान से चला गया। उस पल निवास में माहौल बहुत अजीब हो गया। शुरू में चू परिवार चाहता था कि चू फैंग को अपमानित किया जाए, लेकिन अब उन्हें कई बाहरी लोगों के सामने चू फैंग द्वारा अपमानित किया गया। इससे उन्हें वास्तव में लगा कि अब उनका कोई सम्मान नहीं रहा। लेकिन सबसे अस्वीकार्य बात चू फैंग की ताकत थी। शुरू में उन्होंने सोचा था कि चू फैंग चू परिवार का कचरा था, लेकिन अब चू फैंग आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर था और उसने कई लोगों को पीछे छोड़ दिया। इससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। चू फैंग घर से बाहर चला गया और उसे अपने दिल में ताजगी महसूस हुई। बचपन से लेकर अब तक वह उन लोगों द्वारा तंग किया जाता रहा था, और आखिरकार उसने आज उन्हें वापस तंग किया। दरअसल यह कोई बदमाशी नहीं थी।
चू फैंग को सिर्फ उनके द्वारा मजबूर किया गया था, लेकिन जो भी हो, चू फैंग को बहुत तरोताज़ा महसूस हुआ। चू फैंग के कुछ दूर चलने से पहले ही उसके पीछे से एक मधुर आवाज आई, और वह चू यू थी। अध्याय 12 भयंकर चरित्र। चू यू, तुम बाहर क्यों आए? चू फैंग ने उलझन में पूछा। चू यूए हंसते हुए चू फैंग की तरफ दौड़ी, और अपने सफेद हाथ का उपयोग करते हुए उसने चू फैंग की छाती पर हल्के से मुक्का मारा और खुश होकर कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैं ये पूछ रहा था कि जब तुम बाहरी कोर्ट में थे तो तुम इतने शांत क्यों थे, लेकिन अब एक दिन बाद तुम पहले ही मुझसे आगे निकल गए हो। चू फैंग ने शर्मिंदगी से अपना सिर हिलाया। चू यू, मैंने आज तुम्हें परेशानियां दी हैं और ऐसा लगता है कि तुम्हारी चू अलायंस सभा का अंत दुखद होगा। चिंता मत करो, उन्हें सबक सिखाना अच्छा है, वरना वे तुम्हें सारा दिन परेशान करते रहेंगे। ये सही है। चू फैंग, चलो कल आध्यात्मिक औषधि शिकार में साथ चलते हैं। उन चीजों को अकेले पकड़ना बहुत मुश्किल है। आप उनके साथ मेरे रिश्ते को जानते हैं। भले ही मैं चू अलायंस में शामिल होने के लिए तैयार था, वे इसके लिए तैयार नहीं होंगे। चू फैंग ने अपना सिर हिलाया। उन चीजों के बारे में चिंता मत करो और इसे मुझ पर छोड़ दो। बस कल आकर हमें यहाँ पाओ। चू यू ने चू फैंग को एक और बांस की चादर दी और उस पर कल चू गठबंधन के लिए सभा स्थल लिखा था। ठीक है। चू यूए को इतना जिद्दी देखकर चू फैंग उसे मना नहीं कर सका। चू फैंग को खुश करने के बाद चू यूए उछलकर वापस घर आ गई। वह आज बहुत खुश थी क्योंकि चू फैंग ने उसे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था। दुनिया में हर कोई ताकत का सम्मान करता था, और ये देखकर कि चू फैंग ने असाधारण ताकत प्रकट की, उसे लगा कि शायद चू परिवार के लोग चू फैंग को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। बिना किसी भेदभाव के चू परिवार को एकजुट करना उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी। चू वे, तुम लोग। लेकिन जैसे ही वह निवास के सामने पहुंची, चू यू को पता चला कि चू अलायंस के सभी सदस्य पहले ही जा चुके हैं। हम्फ। चू चेंग और चू जेन ने चू यू को बुरी तरह घूर कर देखा, कुछ नहीं कहा और चले गए। चू यू, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन आज तुमने उस चू फैंग का बहुत ज्यादा पक्ष लिया। अब तुमने ये कर दिया है। चू फैंग ने न केवल हमसे 2 संत आत्मा घास छीन ली, बल्कि उसने हमारा अपमान भी किया। अब सभी लोग गुस्से में चले गए। क्या अब तुम खुश हो? चू वेई ने सख्ती से डांटा। चू वेई, इसे मेरी गलती समझो और उसे दोष मत दो। किसी भी मामले में चू फैंग अभी भी हमारे चू परिवार का हिस्सा है। देखो, तुमने चू फैंग की ताकत देखी है। तुम्हारी नज़र में वह बेकार नहीं है। इसके अलावा हमारे चू अलायंस को अब लोगों की ज़रूरत है, तो क्यों न उसे शामिल होने दिया जाए। चू यू की बात सुनकर चू वेई का चेहरा तुरंत बदल गया, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, और अंत में उसने असहाय होकर आह भरी। आह, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं चू फैंग को एक और मौका दूंगा। उसे कल ले आना। ये बहुत बढ़िया है। आप सबसे अच्छे हैं। चू यू उत्साह से उछल पड़ी और उसकी मुस्कान विशेष रूप से शानदार थी। ठीक है, जल्दी करो और आराम करो। चू वेई ने अपना सिर हिलाया और अपने निवास की ओर चल दिया। चू वेई, तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए। चू यूए मुस्कुराए और चू वेई की ओर हाथ हिलाया, फिर चू वेई के जाते समय अपनी आंखों से उसका पीछा किया। चू वेई ने चू फैंग को चू अलायंस में प्रवेश करने की अनुमति दी, जिससे चू यू को उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खुशी मिली। लेकिन जो उसने नहीं देखा वह ये था कि जिस क्षण चू वेई ने अपना शरीर घुमाया, उसके मुंह पर एक भयावह मुस्कान बन गई। वरिष्ठ चू यू, जिसे चू फैंग कहा जाता है, ने खुद को बहुत गहराई से छुपाया है। मैं इतने लंबे समय से बाहरी प्रांगण में रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी उसका नाम भी नहीं सुना। ऐसा लगता है कि वह शिष्य परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बना रहा था। ठीक उसी समय एक युवक वहां आया। वह चू फैंग जैसा ही था। इस साल उसका नया शिष्य भी था। वह आज ही चू अलायंस में शामिल हुआ था। तुम सही हो। चू फैंग परीक्षा पुरस्कार के लिए बाहरी प्रांगण में रुका होगा। मुझे आश्चर्य है कि उसे पुरस्कार मिला या नहीं। उसकी बातें सुनकर चू यू को भी अचानक एहसास हुआ। वरिष्ठ चू यू, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इस साल के बाहरी कोर्ट में एक भयंकर चरित्र दिखाई दिया और उस व्यक्ति को प्रथम स्थान मिला। हालांकि चू फैंग में काफी ताकत है, लेकिन उसकी तुलना उस व्यक्ति से भी नहीं की जा सकती। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। भयंकर चरित्र? कितना भयंकर? चू यू ने उत्सुकता से पूछा। बेहद भयंकर। 1 रैंक 4 भयंकर जानवर, 9 रैंक 3 भयंकर जानवर, 30 रैंक 2 भयंकर जानवर, सभी को उस व्यक्ति ने पलक झपकते ही मार डाला। जब बाहरी प्रांगण के प्रतिभाशाली शिष्य आए,
तो उन्होंने केवल भयंकर जानवरों की लाश देखी जो जमीन पर फैली हुई थी। क्या इतनी ताकत भयंकर नहीं है? इतना मजबूत? उसी क्षण चू यू का चेहरा सदमे से भर गया। उसने आंतरिक दरबार शिष्य परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी, इसलिए उसे तंत्रचरण की शक्ति का पता था। वह भयानक भयंकर जानवरों के बारे में भी जानती थी। लोगों के आने से पहले ही इतने सारे भयंकर जानवरों को मार डालने में सक्षम होना वास्तव में उसे यह कल्पना करने पर मजबूर कर देता है कि वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। ऐसा करने के लिए कम से कम आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के व्यक्ति की आवश्यकता होगी। उस व्यक्ति का नाम कौन है? चौंकने के बाद चू यू भी इस भयंकर चरित्र का नाम जानना चाहता था। मैं भी जानना चाहता हूँ, लेकिन दुख की बात है कि उस व्यक्ति ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाई। इनाम लेने के बाद उस व्यक्ति ने भूमिगत महल का दरवाजा नहीं खोला। इसके बजाय उस व्यक्ति ने खुद को छिपा लिया ताकि कोई न जान सके कि वह व्यक्ति कौन है। युवक ने अपना सिर हिलाया और चला गया। वह व्यक्ति बहुत अजीब है, इतना ताकतवर फिर भी इतना कमजोर। शायद उस व्यक्ति के पास कोई रहस्य है जो दूसरे लोगों को नहीं बताया जा सकता। उस क्षण चू यू को तथाकथित उग्र चरित्र के प्रति अधिक से अधिक जिज्ञासा होने लगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि यह आंतरिक प्रांगण से उभरते हुए किसी अन्य प्रतिभाशाली शिष्य का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ओह नहीं! लेकिन अचानक चू यू चिंतित हो गई क्योंकि उसने एक अजीब दृश्य के बारे में सोचा जो अभी हुआ था। जब चू चेंग और चू जेन चले गए तो वे अपने घर की ओर नहीं गए। जिस दिशा में वे गए वह वही सड़क थी जिस पर चू फैंग गया था। इससे चू यू को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है और वह तेजी से चू फैंग की तरह उसी दिशा में चल पड़ा। आंतरिक प्रांगण बहुत विशाल था और चू फैंग और चू यू के निवास के बीच काफी दूरी थी। हालांकि चू फैंग ने न तो जल्दबाजी की और न ही घबराया और वह धीरे धीरे चलता रहा। वह तब तक चलता रहा जब तक वह एक सुनसान जगह पर नहीं पहुंच गया, फिर वह वहीं रुक गया। इतना डरपोक मत बनो और बाहर आओ। चू फैंग की नज़र अंधेरे में एक कोने की ओर थी। तुम बहुत होशियार हो, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत कम आंका है। अपनी बात पूरी करने से पहले ही दो जानी पहचानी शक्लें छाया से बाहर निकलीं। वे भाई चू चेंग और चू जेन थे। चू जेन का चेहरा पहले से बेहतर था, लेकिन उसका गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ था। उसके मन में चू फैंग को मार डालने के विचार भी आ रहे थे। चू फैंग, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। 3 संत आत्मा घास सौंप दो, मेरे भाई के सामने घुटने टेको, प्रणाम करो और माफी मांगो, तब शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। चू चेंग ने चू फैंग को घूर कर देखा और उसके स्वर में पूर्ण आत्मविश्वास भर गया। क्या तुम दोनों मुझे लूटना चाहते हो? तो क्या हुआ अगर हम तुम्हें लूट लें? लूटने के लिए ताकत की जरूरत होती है। ताकत? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि ताकत क्या होती है। चू चेंग का शरीर हिला और उसके पीछे तेज हवा चली। पलक झपकते ही वह चू फैंग के सामने आ गया। उसका हाथ पंजे की स्थिति में था और उसने सीधे चू फैंग के गले पर हमला कर दिया। यह उल्लेख करना आवश्यक था कि चू चेंग की ताकत चू जेन से कई गुना अधिक थी और वह चौथे स्तर के आत्मा क्षेत्र के रैंकों में भी कमजोर नहीं था। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी चू फैंग था, जो एक भयंकर पात्र था जिसने अकेले ही रैंक 4 के भयंकर जानवर को मार डाला था। अध्याय 13 घुटने टेककर क्षमा मांगना। फुफकार चू फैंग एक तरफ भागा और चू चेंग के हमले से बच गया। इसी दौरान उसका एक पैर जमीन पर पड़ा। वह अचानक घूम गया और एक चक्कर के बाद उसका पैर वापस आ गया। ये देखकर चू चेंग का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह जल्दी से पीछे हट गया। लेकिन दुख की बात यह थी कि न केवल चू फैंग के पैर असामान्य रूप से तेज थे, बल्कि उसकी स्थिति भी सटीक थी और उसे चकमा देने का कोई तरीका नहीं था। चू चेंग घबरा गया और उसने अपनी दोनों भुजाएं एक साथ जोड़कर बलपूर्वक चू फैंग के हमले को रोक दिया। तारांकन टकराना। तारांकन तताता। पैर के झटके के बाद चू चेंग को कई कदम पीछे हटना पड़ा और उसकी भुजाओं में लगातार सुन्नपन जैसा एहसास होने लगा। उस पल चू चेंग ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। चाहे जो भी हो, उसने नहीं सोचा था कि चू फैंग के पास इतनी शक्तिशाली ताकत होगी। उनकी ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी, इसलिए उन्हें लड़ाई को गंभीरता से लेना पड़ा। तुम अपनी योग्यता जानते हो, लेकिन केवल क्रूर शक्ति वाले शरीर के साथ अंत में उपयोगी बनना असंभव है। मैं तुम्हें युद्ध कौशल की शक्ति का अनुभव कराऊंगा। हाँ, चू चेंग ने लगातार अपने शरीर के एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर प्रहार किया और वह अचानक जोर से चिल्लाया। एक पल में उसका शरीर काफी फैल गया और उसकी मुट्ठियां भी आकार में बढ़ गईं। साथ ही उसकी त्वचा सफेद से बैंगनी हो गई और नसें उभर आईं। ये काफी भयावह था। एक मजबूत करने वाला कौशल।
चू फैंग ने अपनी आंखें मूंद ली और वह बता सकता था कि चू चेंग ने किसी प्रकार के सुदृढ़ीकरण कौशल का उपयोग किया था। इस प्रकार के कौशल से व्यक्ति के कौशल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु उसके संपूर्ण शरीर में उन्नयन होगा। एक निश्चित बिंदु तक साधना करने के बाद व्यक्ति के शरीर पर तत्वों का आक्रमण नहीं होगा, न ही तलवारें या भाले शरीर को भेद सकेंगे। उनका पूरा शरीर एक घातक हथियार की तरह होगा। उसने चू फैंग के चेहरे पर आए बदलाव को देखा, इसलिए चू चेंग को तुरंत खुद पर गर्व हुआ। हालांकि चू फैंग की ताकत अप्रत्याशित थी, लेकिन वह जानता था कि चू फैंग की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसने कोई मार्शल कौशल विकसित नहीं किया था। वह जिस कौशल का इस्तेमाल करता था उसे बॉडी ऑफ स्टील कहा जाता था। उस कौशल से कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से समान स्तर के व्यक्ति से लड़ते हुए लगभग अजेय हो जाता था, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वह चू फैंग को हरा सकता है। चू फैंग, आप घुटने टेककर माफी मांग सकते हैं, या। लेकिन उसे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी। चू फैंग का शरीर चमक उठा और गायब हो गया। जब चू फैंग फिर से प्रकट हुआ तो वह चू चेंग के सामने पहुंचा। उसकी आंखों के सामने एक मजबूत, भारी मुट्ठी बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। ये देखकर कि चू फैंग ने उसके साथ शारीरिक रूप से युद्ध करने का साहस किया, चू चेंग ने उपहास किया और उसने भी चू फैंग की मुट्ठी पर अपनी मुट्ठी फेंकी। तारानकन झनकार, दोनों मुट्ठियों की टक्कर से ऐसी आवाज निकली मानो वह स्टील की टक्कर हो। लेकिन उस आदान प्रदान के बाद चू चेंग को कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। उसकी मुट्ठी पर सुन्नता की भावना कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई और उसने चू फैंग की ओर देखा, जिसे आधा कदम भी पीछे नहीं धकेला गया था। इस आदमी का शरीर इतना मजबूत कैसे है? चू चेंग को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अपने वर्तमान साधना कौशल के साथ कोई भी ऐसा नहीं था जो उसी साधना स्तर पर उसके बल का सामना करने की हिम्मत रखता हो। लेकिन अभी उसकी आंखों के सामने चू फैंग ने न केवल बल का सामना बल से किया, बल्कि उसे बढ़त भी मिली। इससे उसे वास्तव में लगा कि स्थिति अच्छी नहीं थी। अचानक चू फैंग का शरीर सामने आया और उसने एक ही हथेली से वार किया। उसने सीधे अपने सामने चू चेंग पर हमला किया। चू चेंग, जो पहले 2 बार सबक ले चुका था, ने उसे जबरदस्ती स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उसने चू फैंग की कलाई पर निशाना साधा और उसे पकड़ लिया। लेकिन चू चेंग के लिए अभी भी खुश होने का समय नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका हाथ किसी चीज को नहीं पकड़ पाया था, और जो हथेली सीधे उसकी ओर बढ़ रही थी वह भी हवा में गायब हो गई। तारानकन धमाका, आह! जैसे ही वह आश्चर्यचकित हुआ, एक अत्यंत शक्तिशाली हथेली जोर से उसकी छाती पर आकर गिरी। चू फैंग की हथेली में बहुत ताकत थी। चू चेंग को 10 मीटर से भी ज्यादा पीछे धकेल दिया गया और वह खून की एक बूंद उगलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उस दृश्य को देखकर चू चेंग की आंखें और मुंह चौड़ा हो गया। चाहे कुछ भी हो, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर पर मौजूद चू चेंग भी चू फैंग के हाथों पराजित हो जाएगा। वह पहले से ही उसकी सहनीय सीमाओं को पार कर चुका था। आखिरकार पहले चू फैंग एक बेकार व्यक्ति था जो इससे अधिक बेकार नहीं हो सकता था। ये कैसे हो गया? उस समय चू चेंग के चेहरे पर दर्द के अलावा अधिकतर सदमा ही था। वह समझ नहीं पाया कि वह चू फैंग की कलाई क्यों नहीं पकड़ पाया और उसकी जगह उसे चोट लग गई। क्या उसने किसी कौशल का प्रशिक्षण लिया था? असंभव, बिल्कुल असंभव। वह केवल 10 दिनों से ही आंतरिक प्रांगण में है। वह कौशल का उपयोग कैसे कर सकता है? चू चेंग को लगा कि चू फैंग ने जो दिखाया वह मार्शल कौशल नहीं हो सकता, क्योंकि 10 दिनों के भीतर मार्शल कौशल सीखना असंभव था। लेकिन अगर वह जानता कि चू फैंग न केवल मार्शल कौशल का उपयोग करता है, बल्कि यह आंतरिक अदालत में सबसे मजबूत कौशल इल्यूजनरी पाम भी था, तो कौन जानता था कि वह कैसा महसूस करेगा। भाई, ठीक उसी समय चू चेंग दौड़कर आया, चू चेंग को सहारा दिया और भागना चाहा। वह वास्तव में घबरा गया था। उसने केवल यही सोचा कि अगर चू चेंग चू फैंग को हरा नहीं सका, तो वह केवल भागने के बारे में ही सोच सकता था। तुम दोनों को इतनी जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग बिना कोई आवाज किए वहां आ पहुंचा और उनका रास्ता रोक लिया। चू फैंग, तुम क्या कर रहे हो? चू चेंग का चेहरा शांत था, लेकिन वह अपने दिल के डर को छुपा नहीं सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि वर्तमान चू फैंग उसकी यादों में मौजूद चू फैंग से बिल्कुल अलग था। ऐसा लगता था कि वह बिल्कुल अलग व्यक्ति था। इस बदलाव ने उसे वाकई डरा दिया था। मैं कुछ भी योजना नहीं बना रहा हूँ, बस तुम पर पड़ी सारी चीजें निकाल दो, घुटने टेको और माफी मांगो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। चू फैंग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान ने उन्हें और भी डरा दिया। चू फैंग, ज्यादा मत बोलो।
चू चेंग ने दांत पीसते हुए कहा, मैं बहुत ज्यादा हूँ। तुम सबने अपने मुंह से कहा कि मैं कचरा हूँ। दूसरों के सामने मुझे अपमानित और बेइज्जत कर रहे हो। तुमने तो चुपके से मेरा पीछा भी किया था और तुम मुझे लूटना और पीटना चाहते थे। अब तुम कहते हो कि मैं हद से ज्यादा बड़ा हो गया हूँ। मुझे पता है कि आप मुझे चू परिवार का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने भी आपको कभी परिवार के रूप में नहीं देखा। मेरा अपमान करना ठीक है, लेकिन चूयू के साथ ऐसा व्यवहार करना असहनीय है क्योंकि चूयू मेरे लिए परिवार है और वह उन कुछ लोगों में से एक है जिन्हें मैं बचाना चाहता हूँ। इतना कहते ही चू फैंग का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया और उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। दो तेज धमाकों के साथ चू चेंग और चू जेन के चेहरे पर दो स्पष्ट थप्पड़ पड़े। वे दो थप्पड़ बहुत जोरदार थे और वे दोनों अकड़कर जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद चू फैंग ने अचानक अपना पैर बढ़ाया और चू चेंग की छाती पर जोरदार लात मारी। अब तुम्हारा मुंह कैसा है? क्या तुम अपना तर्क नहीं दे पा रहे थे? क्या तुम बहुत ज्यादा धमकी भरे नहीं लग रहे थे? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो, बोलो, कृपया मुझे माफ कर दो। चू फैंग जब बोल रहा था, उसने चू चेंग को 2 और थप्पड़ मारे। उन 2 थप्पड़ों के बाद चू चेंग के दोनों गालों पर 2 लाल हथेली के निशान रह गए और उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। आपकी इच्छा है कि मैं भी आपकी तरह भीख मांगूं? चू चेंग बहुत अडिग लग रहा था, लेकिन चू फैंग केवल मुस्कुराया और अपने दोनों हाथ हिलाने लगा। चू चेंग के चेहरे पर लगातार कई थप्पड़ पड़े। उस स्थिति में चू चेंग के गाल जल्दी से सूजने लगे और उसका सिर सूअर का सिर बन गया। चू फैंग ये देखकर कि उसके अपने बड़े भाई को क्रूरता से मारा गया था, चू जेन अंततः भड़क गया। हटो! अपनी विशाल आस्तीन की एक लहर और एक थप्पड़ के साथ चू जेन वापस चढ़ने की ताकत के बिना जमीन पर लेट गया। उसी क्षण चू जेन को अपने और चू फैंग के बीच का अंतर समझ में आ गया। इसलिए यह पता चला कि वह वास्तव में चू फैंग के एक भी हमले का सामना नहीं कर सकता था। चू फैंग, हिम्मत हो तो मुझे मार डालो। चू चेंग ने एक भयावह नजर दिखाए और चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता? जैसे ही उसने ये कहा, चू फैंग ने चू चेंग की कमर से एक खंजर निकाला, उसे उसके डेंटियन पर निशाना बनाया और कहा, मैं 1 तक गिनूंगा। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हारा डेंटियन नष्ट कर दूंगा और तुम अपने जीवन में आगे और साधना नहीं कर पाओगे। तुम्हारी हिम्मत! चू फैंग के शब्दों को सुनकर चू चेंग का चेहरा तुरंत बदल गया। अब कोई भयावहता नहीं थी और उसकी जगह अतुलनीय भय था। उसे भी चू जेन जैसा ही महसूस हुआ। उसने ये भी सोचा कि उसके सामने मौजूद चू फैंग उसकी यादों में मौजूद चू फैंग से बिल्कुल अलग था। वह वास्तव में निश्चित नहीं था कि चू फैंग उसके डेंटियन को नष्ट करेगा या नहीं, या वह उसे मार देगा या नहीं। अध्याय 14 बड़े भाई का पत्र। चू फैंग मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत दुर्भावनापूर्ण थी। उसने खंजर को ऊपर उठाया और बहुत ही धीमे स्वर में एक शब्द बोला, एक तारानकन फफफ। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, चू फैंग का खंजर अचानक नीचे आ गिरा। मैं गलत था, मैं गलत था, चू फैंग मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो, कृपया। मेरी साधना को नष्ट मत करो, कृपया मत करो। चू चेंग चिल्लाया जैसे वह पागल हो और उसकी आवाज में कुछ सिसकियां भी थीं। इसके साथ ही चू फैंग ने भी थोड़ा चौंककर अपनी हरकतें रोक दी और वर्तमान चू चेंग को देखकर मुस्कुराया। उसने पाया कि चू चेंग की आंखें बंद थीं, आंसुओं की 2 कतारें बह रही थीं और उसका मुंह लगातार क्षमा मांग रहा था। न केवल उसके चेहरे पर दर्द था, बल्कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था और नीचे एक बड़ा गड्ढा था जिसमें से बहुत बुरी गंध आ रही थी। चू फैंग ने खंजर को फर्श पर फेंक दिया। चू चेंग और चू जेन के शरीर के चारों ओर खोज की और अंत में उसे 5 कम गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक दवाएं ग्राउंड स्पिरिट ग्रास्प मिली। ऐसा करने के बाद चू फैंग चू चेंग के सामने गया, हल्के से उसके चेहरे को थपथपाया और कहा, अपने आप को देखो, असल में कचरा कौन है? तुम्हें अब अपने दिल में यह बात साफ साफ पता चल जानी चाहिए। हाँ, इतना कहकर चू फैंग हंसा और शालीनता से चला गया। चू फैंग के चले जाने के बाद चू चेंग और चू जेन ने खुद को संभाला और रात के अंधेरे में आगे बढ़ गए। लेकिन इससे पहले कि वे लंबे समय तक चले जाते, एक खूबसूरत चेहरा अंधेरे से बाहर आया। ये चू यू था। हालांकि चू यू का मीठा चेहरा पहले से ही आश्चर्य से भर गया था। काफी देर बाद उसने खुद से कहा, चू फैंग, तुम किस तरह के व्यक्ति हो और तुम्हारे पास किस तरह की ताकत है? अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे युवा चू फैंग की याद आ गई। चाहे लोग उसका कितना भी मजाक उड़ाते, उसने कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाया। चाहे लोगों ने उन्हें कितना भी अपमानित किया हो, उन्होंने कभी पलटकर हमला नहीं किया।
उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और ये देखकर लोगों को उस पर दया आती थी। इससे लोगों को उस पर तरस आता था। इससे लोग उसे बचाना चाहते थे। अंततः चू यू ने अपनी आंखें खोली और वह अचानक मुस्कुराए। शायद हम आपको एक कमजोर व्यक्ति के रूप में देखकर गलत थे। शायद यही आपकी असली पहचान है। आपको दूसरों की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दूसरों की सुरक्षा करने के लिए काफी मजबूत हैं। उस समय चू फेंग पहले से ही अपने निवास पर लौट आया था। उसने 3 संत आत्मा घास और 5 ग्राउंड स्पिरिट घास बाहर निकाली। हालांकि ग्राउंड स्पिरिट ग्रास सिर्फ कम गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक दवा थी, फिर भी वे खेती के लिए कीमती वस्तुएं थीं। चू फेंग को लगा कि उन्हें दूर ले जाने से चू चेंग और चू जेन को पीड़ा महसूस होने के लिए काफी है। जब उसने सोचा कि उसके भाई जो हमेशा उसे अपमानित करते थे, उन्हें आज उससे सबक मिल गया है, तो चू फेंग को बहुत ताजगी महसूस हुई। ऐसा लगता है कि यह कहावत सही है, बुरे व्यक्ति के खिलाफ आपको एक चक्की की जरूरत होती है। बुरे व्यक्ति से तर्क करने के लिए आपको अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल करना पड़ता है। चू फेंग मुस्कुराया, लेकिन जल्दबाजी में साधना शुरू नहीं की। उसने अपने बड़े भाई का पत्र निकाला। उसने पत्र खोला और उसके सामने परिचित अक्षरों की पंक्तियां उभर आईं। ये चू गयू की लिखावट थी। भाई, तुम्हें एजियो ड्रैगन स्कूल में दाखिल हुए 5 साल हो गए हैं, और हम भी 5 सालों में एक दूसरे से नहीं मिले हैं। कुछ ही दिनों बाद वार्षिक पारिवारिक सम्मेलन शुरू हो जाएगा और इस वर्ष परिवार का मुखिया अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएगा। उनकी सेवानिवृत्ति के साथ हमें परिवार के नए मुखिया का चुनाव करना है, और पिताजी उम्मीदवारों में से एक हैं। पिताजी के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए मुझे आशा है कि आप इस वर्ष की सभा में वापस आ सकेंगे और मेरे साथ पिताजी का उत्साहवर्धन कर सकेंगे। हालांकि उसमें केवल कुछ पंक्तियां थीं, लेकिन उसका अर्थ बता दिया गया था। चू फेंग ने पत्र की विषय वस्तु के बारे में गहराई से सोचा। हर साल पारिवारिक सभा में चू परिवार की युवा पीढ़ी अपनी साधना के परिणामों का परीक्षण करने के लिए मार्शल एक्सचेंज प्रतियोगिता का आयोजन करती थी। यद्यपि ये केवल सतही परीक्षण था, परंतु वास्तव में इसने युवा पीढ़ी की क्षमता को दर्शाया तथा परिवार में पुरानी पीढ़ी की स्थिति भी तय की। इस बार चू युआन एक उम्मीदवार के रूप में योग्यता प्राप्त करने में सक्षम था, क्योंकि न केवल उसके पास मजबूत शक्ति थी, बल्कि चू गुयू के बीच उसका पूर्ण संबंध भी था। चू गुयू चू परिवार की युवा पीढ़ी में वह लिंग्यून स्कूल में प्रवेश पाने वाला एकमात्र व्यक्ति था। वह लगभग सभी पारिवारिक प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सक्षम था। उसकी क्षमता बहुत बड़ी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसने चू युआन की स्थिति को प्रभावित किया। कुछ सोचने के बाद चू फेंग ने एक कलम और कागज लिया, फिर चू गुयू को उत्तर पत्र लिखना शुरू कर दिया। विषय वस्तु बहुत सरल थी। इस वर्ष वह पारिवारिक समारोह में जाएगा, क्योंकि चू फेंग भी अपने पिता के चुनाव में मदद करना चाहता था। वह पारिवारिक प्रतियोगिता में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना चाहता था और कम से कम एक अच्छा स्थान प्राप्त करना चाहता था। इस तरह वह सभी को बता सकता था कि चू युआन के दोनों बेटे औसत दर्जे के नहीं हैं। या दूसरे शब्दों में, चू फेंग को लगा कि खुद को साबित करने का समय आ गया है। पत्र लिखने के बाद चू फेंग ने 3 संत आत्मा घासों और 5 ग्राउंड आत्मा घासों को पूरी तरह से परिष्कृत किया। उस समय चू फेंग को अंततः अपने डेंटियन में एक पूर्ण भावना महसूस हुई। उनके अनुमान के अनुसार अन्य 20 संत आत्मा घासों को परिष्कृत करने के बाद वह एक सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि उन 20 सेंट स्पिरिट ग्रास की कीमत बहुत ज्यादा होगी, इसलिए उसने अपनी सारी उम्मीदें कल की आध्यात्मिक चिकित्सा खोज पर लगा दी। अगली सुबह हुई और आसमान में चमक आने लगी, लेकिन एजियो ड्रैगन स्कूल के उत्तर में विशाल चौक में 10,000 से ज्यादा लोग जमा थे। यह आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत के प्रवेश द्वारों में से एक था। चू फेंग के पास 2 बैग थे। एक बैग खाने से भरा था, दूसरा बैग पूरी तरह से खाली था। वह भीड़ में इधर उधर देख रहा था और चू यू को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। चू फेंग, यहाँ! उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी और चू यू वास्तव में पास ही थी। वह खुशी से चू फेंग की ओर हाथ हिला रही थी। चू फेंग के उपकरणों की तुलना में चू यू बहुत सरल थी। वह केवल एक कमर पस लेकर आई थी और उसके पास कल वाले ही कपड़े थे। चू यू, तुम खाना नहीं ला रहे हो। आध्यात्मिक औषधि शिकार पूरे 10 दिनों तक चलता है। तुम क्या खाने जा रहे हो? चू फेंग के चेहरे पर उलझन थी। बेवकूफ, यह मत भूलो कि हम एक संगठन हैं। मैं केवल आध्यात्मिक दवाएं लाने के लिए जिम्मेदार हूँ। भोजन ले जाने जैसा कठिन काम तो निश्चित रूप से दूसरे लोग ही करेंगे। चू यू ने ये कहते हुए एक जगह की ओर इशारा किया।
चू अलायंस के सदस्य वहां थे और चू फैंग ने उन्हें कल देखा था। दरअसल उनमें से 3 के पास एक बड़ा थैला था और वह थैला शायद भोजन के लिए था। चू फैंग, आध्यात्मिक औषधि की खोज के लिए अलग अलग टीमें हैं। पहाड़ में प्रवेश करने के बाद हम 3 समूहों में विभाजित हो गए। प्रत्येक समूह में कुछ लोग भोजन ले जाने के लिए जिम्मेदार हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक औषधि को घेरने के लिए जिम्मेदार हैं और मैं आध्यात्मिक औषधि की खोज के लिए जिम्मेदार हूँ। कार्य का विभाजन शक्ति के आधार पर निर्धारित किया गया था और आध्यात्मिक चिकित्सा का विभाजन भी उसी तरह विभाजित किया गया था। चू यू ने चू फैंग को विस्तार से समझाया। इसके साथ ही चू फैंग को आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार में गहरी समझ प्राप्त हुई और उसने समूह शिकार के लाभों को भी सीखा। चुने जाने से पहले आध्यात्मिक औषधियों में आध्यात्मिक प्रकृति थी, इसलिए वे बच सकते थे। पूर्ण शक्ति के बिना आध्यात्मिक औषधियों को स्वयं पकड़ने का प्रयास करना वास्तव में बहुत कठिन था। यही कारण था कि शिष्यों का एक बड़ा हिस्सा गठबंधन में शामिल होना पसंद करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी ताकत के साथ समूह की शक्ति वास्तव में उनकी व्यक्तिगत शक्ति से अधिक मजबूत थी। आध्यात्मिक औषधि की खोज के तरीकों का वर्णन करने के बाद चू यू ने चू फैंग को चू गठबंधन की भीड़ में लाया। पास जाकर चू फैंग को पता चला कि कल की तुलना में एक व्यक्ति कम था। वह व्यक्ति बिल्कुल चू चेंग था। कल चू चेंग को चू फैंग ने बहुत बुरी तरह पीटा था। उसका पूरा चेहरा सुअर के सिर जैसा हो गया था, इसलिए उसके पास किसी को देखने के लिए कोई चेहरा नहीं था। यही कारण था कि उसने दुर्लभ आध्यात्मिक चिकित्सा शिकार में अपना मौका छोड़ दिया। चू चेन के अलावा चू फैंग ने एक और परिचित व्यक्ति को भी देखा और वह चू जेन था। लेकिन वर्तमान चू जेन में पहले वाला अहंकार नहीं था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोला। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत बड़ा झटका लगा है और यह बेहद निराशाजनक लग रहा था। अध्याय 15 ड्रैगन और टाइगर भाई। मैं चू फैंग यहाँ अंतिम सदस्य के रूप में उपस्थित हूँ। सभी लोग चू फैंग का स्वागत करें। ताली बजाएं। तारानकन पापा तारानकन। चू युए द्वारा चू फैंग को वहां लाने के बाद वह खुशी से झूम उठी और ताली बजाने लगी। ये देखकर कई चू गठबंधन के सदस्य जो चू परिवार का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने भी उनका स्वागत करने के लिए ताली बजाए और चू फैंग की ओर सिर हिलाया। उन्होंने कल चू फैंग की ताकत देखी थी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चू परिवार चू फैंग को किस रूप में देखता था। कम से कम वे अपने दिल में चू फैंग को स्वीकार करते थे। लेकिन चू यू और अन्य लोगों के अलावा चू परिवार के शिष्यों ने कुछ भी नहीं किया और चू फैंग के प्रति उनकी निगाहें बेहद बीमार थीं। चू यू, तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके जैसे बाहरी व्यक्ति को हमारे चू गठबंधन में ले आए। जल्दी करो और उसे भगाओ। चू वे अचानक गुस्से से चिल्लाया। ये सही है, चू अलायंस उसका स्वागत नहीं करता है। उसे भगाओ। उसी समय अन्य लोगों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें बहुत तेज थीं, मानो वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हों ताकि उनके आसपास के सभी लोग सुन सकें। वास्तव में उन्होंने वाकई अपने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उस पल चू फैंग ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि चू वेई उसका इस तरह स्वागत करेगी। ये स्वागत कैसा था? ये तो स्पष्ट था कि उसे अपमानित किया जा रहा था, खासकर उसके आसपास के सभी शिष्यों के सामने। चू वेई, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने कल नहीं कहा था? उसी क्षण चू युए घबरा गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। चू यू, चुप हो जाओ। इस चू अलायंस में मैं जो कहता हूँ वही होता है। मैं किसी को भी स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन चू फैंग को बिल्कुल नहीं। चू वेई ने चू यू को अपनी बात पूरी करने का मौका भी नहीं दिया। चू वेई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम। ठीक है, चूंकि आप मुझे स्वीकार नहीं करते, इसलिए मैं पीछे हट जाऊंगा। चू यू ने आखिरकार खुद को संभाला। वह जानती थी कि चू वेई ने उसका इस्तेमाल करके चू फैंग को ऐसी मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। चू यू, मुझे डर है कि इस मामले में तुम्हारा कोई कहना नहीं है। जब तक तुम चू परिवार को नहीं छोड़ना चाहते, तुम चू अलायंस को नहीं छोड़ सकते। चू वेई ने ठंडी मुस्कान दी, मानो उसे पहले से ही अंदाजा था कि चू यू की यही प्रतिक्रिया होगी। तुम तो बस। चू यू गुस्से में अपने दांत पीस रही थी, फिर भी उसे नहीं पता था कि क्या करना है। वह असहाय होकर केवल चू फैंग की ओर देख सकती थी। चू फैंग, मैं। चू यू, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इसका दोष तुम पर नहीं लगाया जा सकता। चू फैंग का चेहरा बहुत शांत था और जैसे ही उसने चू वेई और दूसरों को देखा, उसने कहा, तुम्हारा चू गठबंधन मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है न? ठीक है, कोई बात नहीं। याद रखो तुमने आज क्या कहा था। मैं गारंटी देता हूँ कि एक दिन
मैं तुम्हें आज किए गए हर काम पर पछतावा करवा दूंगा। हा, क्या मजाक है। तुम्हें लगता है कि तुम कोई बड़ी हस्ती हो, हमें पछताना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो कि हम पछताएं। ठीक है, तुम अपने आप को क्या समझते हो, बेशर्म। उन्होंने चू फैंग के शब्दों को अपने दिल में भी नहीं रखा। उनकी नज़र में चू फैंग सिर्फ एक बेकार व्यक्ति था, क्योंकि जब वह छोटा था तब से ही उन्होंने चू फैंग पर ऐसी छाप छोड़ दी थी। ये जगह बहुत चहल पहल वाली है। लेकिन ठीक उसी समय एक स्पष्ट आवाज अचानक गूंजी। सबने उधर देखा तो उन्हें केवल 2 युवक धीरे धीरे चलते हुए दिखाई दिए। वे जुड़वा भाई थे। उनके बैंगनी रंग के लंबे बाजू वाले कपड़े बहुत गंदे थे और यह इतना गंदा था कि आप तेल की चमक भी देख सकते थे। वे दोनों गन्ने पकड़े हुए थे और उन्हें चबाते समय वे लगातार कान फाड़ देने वाली आवाजें निकाल रहे थे, जो बहुत कष्टप्रद था। हालांकि जब सभी ने उनकी छाती पर बैज देखा तो उनमें से कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। बैज पर पंखों की एक जोड़ी थी। यह आंतरिक प्रांगण में सबसे मजबूत गठबंधन विंग्स एलायंस का प्रतीक था। ये विंग्स एलायंस के ड्रैगन और टाइगर भाई हैं। उस समय कई लोगों ने उन लोगों को पहचान लिया और तरह तरह की चीखें लगातार गूंजने लगी। पुरुष शिष्यों ने सम्मानपूर्ण भाव प्रकट किया, जबकि महिला शिष्याएं ऐसे चिल्ला रही थीं जैसे वे उन दोनों लोगों से प्यार करती हों। यहाँ तक कि चू यू का चेहरा भी भारी हो गया। चू यू, तुम उन्हें पहचानते हो? चू फैंग ने उत्सुकता से पूछा। मम्मा, उनके नाम बाय लॉन्ग और बाय हू हैं। वे मेरी ही उम्र के हैं, 16 साल के। टीएन, बाय सफेद है, लॉन्ग ड्रैगन है, खूब बाघ है। उन्होंने मेरे साथ ही एजो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन उन्होंने 12 वर्ष की आयु में आंतरिक न्यायालय शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्होंने उस परीक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। अफवाहों के अनुसार वे 1 साल पहले ही आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। वे वास्तव में प्रतिभाशाली शिष्य हैं। चू युए के चेहरे पर उन दोनों के बारे में बात करते समय एक गंभीर भाव था और इससे पता चलता था कि वे दोनों चू युए के दिल में बहुत महत्वपूर्ण थे। 16 वर्ष की आयु में आत्मिक क्षेत्र का 6ठा स्तर। चू यू के शब्दों को सुनने के बाद चू फैंग ने भी ड्रैगन और टाइगर भाइयों का पुनर्मूल्यांकन किया, क्योंकि वह जानता था कि उसका बड़ा भाई चू गयू 17 वर्ष की आयु में आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश कर गया था और उसे प्रतिभाशाली माना जाता था। वे दोनों चू गयू से पूरे 1 साल छोटे थे और इससे वाकई पता चलता है कि विंग्स एलायंस के सदस्य कोई साधारण लोग नहीं थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें किंवदंतियों के गठबंधन के रूप में देखा जाता था। वे हमारी ओर आते दिख रहे हैं। हमने उन्हें नाराज तो नहीं किया। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका लक्ष्य वे ही थे, चू एलायंस में हर कोई घबरा गया और चू वेल भी इसका अपवाद नहीं था। आखिर भाइयों के नाम बहुत प्रसिद्ध थे। विंग्स एलायंस में होने की स्थिति के बिना भी उनकी चमक को छिपाया नहीं जा सकता था। वे ऐसे लोगों को अपमानित करने का साहस नहीं करते थे, क्योंकि यदि वे ऐसा करते तो इसका अर्थ था कि उन्हें आंतरिक न्यायालय में मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, भीड़ ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें पता चला कि उनका लक्ष्य चू फैंग था। आप चू फैंग हैं? बाय लॉन्ग ने चू फैंग को ऊपर से नीचे तक देखा। समस्या? चू फैंग ने शांति से उत्तर दिया। ओह! चू फैंग की प्रतिक्रिया सुनकर बाय हू अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सका और चू फैंग की आलोचना भी करने लगा। ये बहुत बढ़िया है। ड्रैगन और टाइगर भाई चू फैंग की तलाश कर रहे थे। वह अभी भीतरी प्रांगण में घुसा है और उसने भाइयों को नाराज कर दिया है। यह उचित ही है। देखते हैं इस बार वह कैसे मरेगा। उस समय चू परिवार के सभी सदस्य खुश थे। वे सभी चाहते थे कि चू फैंग किसी बड़े आदमी को नाराज करे और फिर उनके हाथों मारा जाए। किसने सोचा होगा कि चू फैंग ने वास्तव में ड्रैगन और टाइगर भाइयों को नाराज कर दिया था। इससे वे वाकई बहुत खुश हुए। हालांकि भाइयों ने जो अगले शब्द कहे उससे वे तुरंत चकित हो गए। चू फैंग विंग्स अलायंस में शामिल होने में रुचि रखते हैं। अध्याय 16 शामिल होने से इनकार करना। रुको, मुझे लगता है मैंने सुना है कि उन्होंने अभी कहा। असंभव, आपने गलत सुना होगा। ड्रैगन और टाइगर भाइयों के शब्दों ने वहां उपस्थित भीड़ को आश्चर्यचकित कर दिया और उनके चेहरों पर तरह तरह के जटिल भाव उभर आए। उस समय उनके आसपास के लोग ये सोचने लगे कि उन्होंने गलत सुना है, बजाय इसके कि वे यह माने कि ये शब्द सच है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि विंग्स एलायंस चू फैंग को क्यों भर्ती करना चाहता है। अभी तो चू फैंग को एक छोटी सी एलायंस ने भी नकार दिया था। ऐसे व्यक्ति को विंग्स एलायंस का सम्मान कैसे मिल सकता है? चू फैंग, क्या आप विंग्स एलायंस में शामिल होने के इच्छुक हैं?
वे जानते थे कि भीड़ संदिग्ध थी, इसलिए बाय लॉन्ग ने बलपूर्वक एक और वाक्य जोड़ा और स्वर पर जोर दिया। क्या क्या ये सच है? विंग्स एलायंस वास्तव में उस आदमी की भर्ती कर रहा है। उसे विंग्स एलायंस से निमंत्रण कहाँ से मिला? क्या विंग्स एलायंस को प्रतिभाशाली लोगों का जमावड़ा नहीं कहा जाता? वे ऐसे साधारण व्यक्ति की भर्ती क्यों कर रहे हैं? समझ में नहीं आता, सच में समझ में नहीं आता। क्या उसके पास कोई खास क्षेत्र है? लेकिन मुझे वाकई कुछ नहीं दिख रहा। एक छोटा सा गठबंधन भी उसका स्वागत नहीं कर रहा। वह कोई मजबूत व्यक्ति कैसे हो सकता है? इसके साथ ही चर्चाएं तुरंत ही हर जगह तलने के तेल की तरह फैल गईं और सभी की निगाहें चू फैंग पर केंद्रित हो गईं। वे सभी यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि उसमें ऐसा क्या अलग था जिससे उसे विंग्स एलायंस द्वारा आमंत्रित किया जा सके। लेकिन कोई बात नहीं, वे यह नहीं देख पाए कि वह युवक किस तरह से अलग था। लेकिन फिर भी हर कोई चू फैंग की अंतहीन प्रशंसा करता रहा। विंग्स एलायंस, वह स्थान जिसकी अनगिनत शिष्यों को प्रतीक्षा थी और जहां अनगिनत प्रतिभाओं को अस्वीकार कर दिया गया था। ये निश्चित रूप से आंतरिक दरबार के शिष्यों के दिलों की पवित्र भूमि थी। विंग्स एलायंस, अनगिनत शिष्यों के सपने। यह एक ऐसा सपना था जिसकी केवल कल्पना की जा सकती थी और जो पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति था जिसने पवित्र भूमि में प्रवेश किया और दूसरों के अपूरणीय सपनों को पूरा किया। वे उससे ईर्ष्या क्यों न करें? ये कैसे संभव है? चू फैंग, वह वास्तव में। लेकिन जिनके चेहरे सबसे बदसूरत थे और जो लोग इसे सबसे ज्यादा स्वीकार नहीं कर सके, वे चू परिवार के लोग थे। खास तौर पर चू वेई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी भारी हथौड़े से मारा गया हो। उसका पूरा दिमाग घूम रहा था और वह पूरी तरह से हैरान था। चू यू भी ऐसी ही थी। वह चू फैंग के बगल में खड़ी थी, अपना छोटा सा मुंह खुला, और उसकी आंखें लगातार झपक रही थीं, जबकि वह हैरानी से चू फैंग को घूर रही थी। भीड़ की प्रतिक्रिया को देखते हुए ड्रैगन और टाइगर भाई मुस्कुराए क्योंकि वे प्रसन्न थे। फिर उन्होंने अपनी नज़र चू फैंग की ओर डाली। भीड़ की प्रतिक्रियाओं की तुलना में भाइयों को चू फैंग की प्रतिक्रिया का अधिक इंतजार था। वे चू फैंग को ऐसे जश्न मनाते देखना चाहते थे जैसे वह पागल हो और जैसे वह किसी सपने में चला गया हो। लेकिन चू फैंग ने उन्हें निराश कर दिया। वह परमानंद से बहुत खुश नहीं था, बल्कि उसने कोई भाव नहीं दिखाया और उसका चेहरा पानी की तरह शांत था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी चू फैंग के शब्द जो उसके बाद निकले। आपके अच्छे अर्थ के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहता। चू फैंग ने शांति से कहा। क्या मैंने गलत तो नहीं सुना? उसने मना कर दिया। चू फैंग के शब्द निकलते ही जो भीड़ पहले से ही खौलते तेल के बर्तन की तरह थी, वह तुरंत चरम पर पहुंच गई। वह अच्छी चीज जिसे अनगिनत लोग अपने सपनों में पाना चाहते थे, उसे नकार दिया गया। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। यह उत्तर पाकर ड्रैगन और टाइगर भाइयों के चेहरे पर भी नाराजगी साफ झलक रही थी। चू फैंग, अगर तुम हमारे विंग्स एलायंस में शामिल हो जाते हो तो तुम्हें एजो ड्रैगन स्कूल में अपने भविष्य के विकास में लाभ ही लाभ होगा। क्या तुम सच में मना करोगे? बाय लॉन्ग ने सलाह दी और पूछा। मुझे बहुत खेद है। चू फैंग का जवाब दृढ़ था। आप। बाय हू थोड़ा गुस्से में था, लेकिन उसे बाहर निकलने से पहले बाय लॉन्ग के बड़े हुए हाथों ने उसे रोक दिया। बाय लॉन्ग ने एक बार फिर चू फैंग का मूल्यांकन किया और कहा, चू फैंग, मुझे आशा है कि आप इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। उसके बाद बाय लॉन्ग पलटा और चला गया। बाय हू की तीखी नजरों के बाद वह भी बड़े बड़े कदमों से चला गया। उस आदमी ने वाकई विंग्स अलायंस के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। क्या वह मूर्ख है? उसे देखकर आप कह सकते हैं कि उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं, इसलिए उसे विंग्स अलायंस का बड़ा नाम नहीं पता होगा। आह, कितनी शर्म की बात है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि भविष्य में जब उन्हें विंग्स एलायंस की ताकत का पता चलेगा तो वे बेहद निराश होंगे। भविष्य, अगर आप विंग्स एलायंस को नाराज करते हैं तो मैं जो कह सकता हूं, यह आदमी मौत से ज्यादा दूर नहीं है। उसी क्षण सभी के मुंह खुल गए और तरह तरह की चर्चाओं का सिलसिला अनवरत जारी रहा। चू युई के चेहरे पर भी उलझन के भाव थे। उसने पूछा, चू फैंग, क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या किया? वह था, मुझे पता है, ये विंग्स एलायंस था, आंतरिक प्रांगण के भीतर किंवदंतियों का संगठन। तुम्हें पता था, फिर भी तुमने मना कर दिया। तुम। चू युई बिल्कुल अवाक था। मैं ऐसे गठबंधन में शामिल नहीं होऊंगा जिसके बारे में मुझे कुछ भी समझ नहीं है। मुझे डर है कि विंग्स एलायंस कोई अपवाद नहीं है। चू फैंग मुस्कुराया और उसकी मुस्कान असामान्य रूप से शांत थी। अपने आसपास से आश्चर्यचकित निगाहों की परवाह किए बिना
वह सुरुचिपूर्ण ढंग से भीड़ में घुल मिल गया, जैसे कि उसने कभी विंग्स एलायंस को अपनी आंखों में नहीं देखा था। चू यू उस जगह को देखती रही जहां चू फैंग गायब हो गया था। उसकी अभिव्यक्ति बेहद जटिल थी और कुछ देर बाद उसने बुदबुदाया, चू फैंग, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कम ही देख पा रही हूँ। दरअसल चू फैंग भी विंग्स एलायंस के निमंत्रण से हैरान था, लेकिन क्योंकि यह प्रत्याशित था इसलिए उसने दृढ़ता से मना कर दिया। आखिर उसके शरीर में एक रहस्य था जो दूसरों को नहीं पता चल सकता था। 9 रंगों वाली बिजली, वह डरावनी चीज जिसने महाद्वीप को लगभग नष्ट कर दिया। अगर लोगों को पता चल जाए कि वह चीज चू फैंग के डेंटियन के अंदर है, तो कौन जानता है कि दुनिया के विशेषज्ञ चू फैंग के साथ क्या करेंगे। ये भी संभावना थी कि उसका पेट काट दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद प्लाजा के बाहर एक रहस्यमय जगह पर ड्रैगन और टाइगर भाई उदास भाव से खड़े थे। उनके सामने एक युवा महिला खड़ी थी। लड़की की त्वचा गोरी थी, उसकी भौहें तीखी थीं, उसकी आंखें बड़ी थीं, उसका मुंह चेरी की तरह लाल था। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा जवान था, लेकिन ये कहा जा सकता था कि वह एक खूबसूरत इंसान थी और थोड़ी अविकसित भी। लेकिन उस समय युवती की भौहें तन गईं और उसने भाइयों से पूछा, आप कह रहे हैं कि उसने विंग्स एलायंस में शामिल होने से इनकार कर दिया? वरिष्ठ सू मेई, हमने जो कुछ कहा वह सब सच था। भाइयों ने एक साथ उत्तर दिया। वास्तव में एक व्यक्ति है जो हमारे विंग्स एलायंस के निमंत्रण को अस्वीकार करने की हिम्मत करता है। वह जीने से थक गया होगा। लड़की अपने होंठ काट रही थी और उसकी खूबसूरत आंखों में क्रोध के निशान उभर रहे थे। वरिष्ठ सू मेई, सच कहूं तो हमें ये भी नहीं पता कि वह लड़का किस भूमिका में उत्कृष्ट था, लेकिन उन दोनों ने उसका उल्लेख किया था और उन्होंने हमें उसे आमंत्रित करने के लिए कहा था। अगर हमने उसके साथ कुछ बुरा किया तो मुझे डर है। डरने की क्या बात है, हम उसे विंग्स एलायंस में आमंत्रित करके पहले ही उसका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन अब उसने मना करने की हिम्मत की है। हमने उसे सम्मान दिया लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया। अगर हम उसे थोड़ा दर्द नहीं चखने देंगे तो हमारे विंग्स एलायंस का सम्मान कहाँ रहेगा। मैं यह मामला तुम दोनों को सौंप दूंगा। चिंता मत करो, मेरी बड़ी बहन के साथ मैं गारंटी देता हूं कि तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है। ड्रैगन और टाइगर भाइयों ने उस खूबसूरत जवान लड़की के सामने एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। और मैं यह आखिरी बार कहूंगी, मुझे सीनियर मत कहो, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से ज्यादा नहीं है। उन दोनों लोगों पर नजर डालने के बाद वह चली गई। भाई चुपचाप देखते रहे कि कैसे छोटी लड़की दूर होती चली गई और फिर पूरी तरह गायब हो गई। तभी उन्होंने गहरी सांस छोड़ी, जैसे कोई भार उतर गया हो। इस छोटी लड़की की सेवा करना बहुत मुश्किल है। वह हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार कर रही है। बाईहू ने अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए शिकायत की। जो भी हो, हम उसकी विशेष पारिवारिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं कर सकते। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को नज़रअंदाज करते हुए उसकी बड़ी बहन के अंदरूनी दरबार के प्रभाव को देखना ही काफी होगा। बाय लॉन्ग ने कड़वाहट से कहा, इस विषय पर मुझे उसकी बहन ज्यादा पसंद है। कम से कम वह ज्यादा विनम्र है। कोमल, तुमने उसे हिंसक होते हुए नहीं देखा। ये सू मेई से भी ज्यादा डरावनी है। इन दो बहनों के संयोजन को रोमेक कहा जाता है। सुंदरता तो है, लेकिन मुझे सौम्यता नहीं मिली है। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वाकई उस चू फैंग का ख्याल रखने की जरूरत है? टीएन रॉ, सू रॉ से का अर्थ है सौम्य और मेई, सू मेई से का अर्थ है सुंदरता। चलो उसे उचित चेतावनी देते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते। आखिरकार बहनों के अलावा उस व्यक्ति ने भी बात की। ऐसा कहने के बाद बायलॉन गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। कल विंग्स एलायंस की दुर्लभ सभा में 2 बड़े लोग बिना बुलाए ही आ गए। इसके अलावा उन दोनों ने भी यही अनुरोध किया था, और वही ये था कि विंग्स एलायंस चू फैंग को आमंत्रित करे। यद्यपि वे इसके लिए तैयार नहीं थे, फिर भी विंग्स एलायंस ने सहमति दे दी, क्योंकि वे 2 लोग ऐसे अस्तित्व थे जिनका अपमान करने की उनकी हिम्मत नहीं थी। अध्याय 17 परिचित। आध्यात्मिक औषधि पर्वत एक निषिद्ध भूमि थी। पूरे पर्वत पर सील की परतें थीं। जब तक किसी के पास उड़ने की क्षमता न हो, वे आध्यात्मिक औषधि पर्वत में केवल प्रवेश द्वार से ही प्रवेश कर सकते थे। आध्यात्मिक औषधि पर्वत में 8 प्रवेश द्वार थे और सभी 8 प्रवेश द्वारों पर बड़े बुजुर्ग पहरा देते थे। केवल आध्यात्मिक औषधि शिकार के समय ही उन्हें खोला जाता था। उसी क्षण सभी 8 प्रवेश द्वार खुल गए। जिन शिष्यों के पास टोकन था वे भीतर प्रवेश कर सकते थे और लगभग 1 लाख शिष्य सभी दिशाओं से अंदर आ गए। यह आध्यात्मिक औषधि पर्वत काफी रहस्यमय जगह है।
चू फैंग आध्यात्मिक औषधि पर्वत पर घूम रहा था। उसकी नज़र आसमान को ढंकने वाले विशाल पेड़ों और घनी झाड़ियों पर टिकी हुई थी। उसने पहली बार इतने सुंदर पौधे देखे थे। फूलों की खुशबू भी बहुत गहरी थी और अलौकिक दृश्य उसे मदहोश कर रहे थे। ग्राउंड स्पिरिट ग्रास। अचानक चू फैंग ने एक अजीब पौधा देखा। इसकी ऊंचाई 5 इंच थी, 4 पत्तियां थीं, पूरी तरह से हरा था और यह अमन प्रकाश से ढका हुआ था। ये निम्न श्रेणी की ग्राउंड स्पिरिट घास थी। वो लेकिन करीब पहुंचने से पहले ही ग्राउंड स्पिरिट ग्रास सिकुड़ गया और भागने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर चू फैंग ने अचानक छलांग लगाई, लेकिन वह एक कदम बहुत धीमा था। जब वह पहुंचा तो ग्राउंड स्पिरिट घास पहले से ही जमीन में धंसी हुई थी। ये चीजें वास्तव में आध्यात्मिक प्रकृति की हैं, चू फैंग ने हंसते हुए कहा, लेकिन वह अधीर नहीं था। उसने अपनी नज़र से चारों ओर देखा। वह जानता था कि ग्राउंड स्पिरिट ग्रास भूमिगत होकर भाग सकता है, लेकिन एक निश्चित दूरी के बाद उसे सतह पर लौटना होगा तथा भागने की दिशा आमतौर पर सीधी होती है। इसलिए चू फैंग ने महसूस किया कि जब तक वह ग्राउंड स्पिरिट घास के भागने के निशानों की पुष्टि करता है, तब तक उन्हें अपनी गति से पकड़ना मुश्किल नहीं था। ठीक उसी समय एक रोशनी चमकी और एक ग्राउंड स्पिरिट घास जमीन से बाहर निकली। ये स्पष्ट रूप से वही थी जो अभी अभी बचकर निकली थी। लेकिन जैसे ही ग्राउंड स्पिरिट ग्रास ने खुद को प्रकट किया, वह अचानक जमीन में वापस घुस गया और भागने लगा। चू फैंग खुश हुआ और उसने कई कदम आगे बढ़ाए, फिर एक धूर्त खरगोश की तरह हवा में छलांग लगाई। उसके हाथ चील के पंजे की तरह बन गए और उसने अपने सामने खाली जगह को पकड़ लिया। फुफकार, जैसा कि चू फैंग ने भविष्यवाणी की थी, जैसे ही वह जमीन पर उतरा, ग्राउंड स्पिरिट घास फिर से जमीन से बाहर आ गई। लेकिन इस बार चू फैंग उससे कहीं ज्यादा तेज था। उसने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। चू फैंग के बड़े हाथों ने उसकी शाखाओं को कसकर पकड़ लिया और उसे जमीन से बाहर खींच लिया। जब ग्राउंड स्पिरिट घास जमीन से अलग हुई, तो उसने कान फाड़ देने वाली आवाजें निकालनी शुरू कर दी और उसमें से मजबूत संघर्ष शक्ति की लहर निकलती रही। लेकिन यह संघर्ष कुछ ही समय तक चला, फिर यह कमजोर होता चला गया। अंत में ग्राउंड स्पिरिट घास की चमक उठी, फिर इसका आकार कम होने लगा। अंत में ये लगभग 1 उंगली जितनी बड़ी हो गई। ये बात सचमुच बहुत अजीब है। जब आध्यात्मिक औषधि मिट्टी से बाहर निकल जाती है तो वह अपनी आध्यात्मिक प्रकृति खो देती है, और जिस आध्यात्मिक औषधि में कोई आध्यात्मिक प्रकृति नहीं होती है उसका शरीर बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन ये सब केवल अफवाहें थीं। जब 5 इंच लंबी ग्राउंड स्पिरिट घास आधे इंच से भी कम लंबी हो जाती है, तो कोई भी व्यक्ति अपने सामने ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। तारांकन हम ग्राउंड स्पिरिट ग्रास की देखभाल करने के बाद चू फैंग ने अपने हाथों को परतों में बांधा और हाथ की मुहर लगाई। उसके डेंटियन से तीव्र अवशोषण शक्ति निकली और पलक झपकते ही उसने अपनी हथेली में मौजूद ग्राउंड स्पिरिट ग्रास को पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया। हे, ये चीजें आपके दांतों की दरार को भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। चू फैंग ने कड़वाहट से मुस्कुराया। ग्राउंड स्पिरिट ग्रास केवल एक निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक दवा थी और इसके अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा संत स्पिरिट ग्रास से कई गुना खराब थी। अगर वह दिव्य बिजली को खिलाने के लिए इस पर निर्भर करता तो उसे काफी भयानक मात्रा की आवश्यकता होती। चूंकि इससे बचा नहीं जा सका, चू फैंग भटकता रहा और सीधे पहाड़ी जंगल के गहरे हिस्सों में चला गया। आध्यात्मिक औषधि पर्वत को आंतरिक वृत्त, मध्य वृत्त और बाहरी वृत्त में विभाजित किया गया था। बाहरी घेरे में निम्न गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक औषधियां थीं, मध्य घेरे में मध्यम गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक औषधियां थीं और भीतरी घेरे में उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक औषधियां थीं। चू फैंग उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक औषधि से अधिक परिचित था, संत आत्मा घास। लेकिन वह ये भी जानता था कि संत आत्मा घास तब तक दयालु नहीं होती जब तक कि उनमें आध्यात्मिक प्रकृति होती है। न केवल वे लोगों को देखकर भाग जाते थे, बल्कि उनके पास बहुत शक्तिशाली आक्रमण शक्ति भी थी। अफवाहों के अनुसार एक संत आत्मा घास रैंक 6 भयंकर जानवर के बराबर थी। इसका ये भी मतलब था कि आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर पर न होने पर आप इसे हरा नहीं पाएंगे। यही कारण था कि इन सकल को निषिद्ध क्षेत्र माना जाता था और बहुत कम लोग इसमें प्रवेश करने की हिम्मत रखते थे। चू फैंग ने भी उन डरावने लोगों का शिकार करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसका लक्ष्य मध्य सकल था। मध्यम गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक औषधि स्काई स्पिरिट ग्रास थी। किंवदंतियों के अनुसार यह जमीन पर चिपक सकती थी और तेजी से दौड़ सकती थी। इसमें अदृश्य होने की क्षमता भी थी, इसलिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन सौभाग्य से इसमें कोई मारक शक्ति नहीं थी। हालांकि इसमें जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी
वह संत आत्मा घास से अतुलनीय थी, फिर भी यह ग्राउंड स्पिरिट घास से बहुत दूर थी। इसलिए इसे पकड़ना इस समय चू फैंग का सबसे अच्छा लक्ष्य था। वह आगे बढ़ता रहा और चू फैंग ने सड़क पर जितनी भी ग्राउंड स्पिरिट घासें देखी, वे उसकी राक्षसी पकड़ से बच नहीं पाईं और वे घटनास्थल पर परिष्कृत भी हो गईं। जब दोपहर हुई तो वह अंततः मध्यवृत्त में पहुंच गया और उसने शीघ्रता से एक आकाशीय आत्मा घास ढूंढ ली। हालांकि स्काई स्पिरिट ग्रास बहुत प्रभावशाली था। यह न केवल अपने भागने का मार्ग बदल सकता था, बल्कि इसमें अदृश्य होने की भी क्षमता थी। यद्यपि अदृश्यता केवल थोड़े समय के लिए ही रही, लेकिन जब भी ऐसा हुआ, चू फैंग को हमेशा कष्ट उठाना पड़ा। जब तक सूरज पश्चिम में अस्त होने लगा, चू फैंग ने कम से कम 1 दर्जन आकाशीय आत्मा घासों को देखा, लेकिन वह एक भी नहीं पकड़ सका। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं मध्यम गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक दवा से हार जाऊंगा। हालांकि चू फैंग पूरे दिन दौड़ने के बाद भी ऊर्जावान था, लेकिन जब उसका पेट धड़कने लगा तो वह असहाय हो गया और वह केवल पेट भरने के लिए ही रुक सका। जब वह राशन खा रहा था तो वह आकाशीय आत्मा घासों द्वारा किए गए अपने उपहास को नहीं भूला और उसने आकाशीय आत्मा घासों को पकड़ने और उन्हें परिष्कृत करने की शपथ ली। जैसा कि मैंने कहा, बीच के घेरे में मत आना। ये स्काई स्पिरिट घास ऐसी चीज नहीं है जिसे हम पकड़ सकें। मिस, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही धीरे धीरे स्काई स्पिरिट ग्रास के भागने के पैटर्न को पकड़ लिया है। मुझे 1 दिन और दीजिए और मैं गारंटी देता हूं कि हम इसे पकड़ लेंगे। 1 दिन में हम बाहरी घेरे में कितनी ग्राउंड स्पिरिट घास पकड़ सकते हैं? आप बस हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक उसी समय जंगल से टूटे फूटे शब्द आए और चू फैंग को महसूस हुआ कि कम से कम 10 लोग करीब आ रहे हैं। हे, ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं जो पीड़ित हूं। चू फैंग हंसा, लेकिन उसने अपना सिर उठाकर भी नहीं देखा और अपने हाथों में रखे राशन को बड़े बड़े कौरों में खा गया। मिस देखो, ये चू फैंग लगता है। लेकिन जब एक आश्चर्यचकित लेकिन साथ ही नकली आवाज सुनाई दी तो चू फैंग को पता चल गया कि वह एक परिचित व्यक्ति से मिला है। उसने अपना चेहरा उठाया और देखा। 10 आकृतियां उसे घूर रही थीं और वे सभी परिचित चेहरे थे। जो युवती आगे चल रही थी उसका नाम चूजू था। वह चू फैंग से 1 साल छोटी थी और उसे चू फैंग की चचेरी बहन कहा जा सकता था। हालांकि चूजू चू यू की तरह प्यारी और सुंदर नहीं थी, फिर भी उसके पास कुछ खूबसूरती थी, खासकर उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा जो उसके नाम से मेल खाती थी। टीएन जू का मतलब बर्फ है, लेकिन वह चू चेंग और चू जेन जैसी ही थी। वह चू फैंग को तब से पसंद नहीं करती थी जब वे छोटे थे और वह दुश्मन सेना से संबंधित थी। चू जू के पीछे 9 लोग थे। हालांकि उनका उपनाम चू था, लेकिन सख्ती से कहे तो वे चू परिवार का हिस्सा नहीं थे। वे चू परिवार के नौकर थे, लेकिन चूंकि उनके माता पिता चू परिवार में कुछ दर्जा रखते थे, इसलिए वे एक ही समय में एजो ड्रैगन स्कूल में दाखिल हो गए। लेकिन मजेदार बात यह थी कि वे लोग भी चू फैंग को नीची नजर से देखते थे। ओह, ये तुम हो चू फैंग? घृणित आवाज फिर से सुनाई दी और पता चला कि बोलने वाला व्यक्ति एक लंबा और पतला युवक था जो चू जू के बगल में खड़ा था। चू फैंग ने भी उस व्यक्ति को पहचान लिया। उसे चू गाओ कहा जाता था और जब वह छोटा था तब से उसे चूजू के साथ रहना पसंद था। वह चू जू की परछाई था। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि यद्यपि चू गाओ को एक सेवक का दर्जा प्राप्त था, लेकिन उसकी प्रतिभा खराब नहीं थी और उसने चू यू के साथ ही एजो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश लिया था और वह आत्मा क्षेत्र में भी स्तर 4 पर था। चू जू के समूह में चू गाओ की ताकत अच्छी थी, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह इस समूह में मुख्य शक्ति था। लेकिन वह आदमी विश्वसनीय नहीं था। चू जू और अन्य लोगों को बीच के घेरे में लाने के बाद कोई भी ये बता सकता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी क्षमता से ज्यादा काम ले रहा था। अध्याय 18 जंगल में चीख। मैं कहती हूँ चू फैंग, तुम भी अच्छे नहीं हो। पूरे दिन के बाद भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। चू फैंग के सूखे बैग को देखते ही चूजू ने उपहास किया और कठिनाइयों पर कटाक्ष किया। क्या ऐसा है? तुम 10 लोगों के साथ, ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझसे बेहतर हो। चू फैंग ने अपनी निगाह से देखा और चूजू के पक्ष में वही सूखे बैग देखकर उसने मजाक उड़ाया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि चू वेई क्या सोच रहा है। उसने तुम 10 बेकार लोगों को एक मैदान में रखा और 10 बेकार लोग बीच के घेरे में भाग गए। क्या तुम लोग यहाँ कैंपिंग के लिए आए हो? तुम्हारे पास पर्याप्त राशन है? बकवास। चू फैंग की बातें सुनकर चूजू उत्तेजित और क्रोधित हो गया। बगल में खड़े 9 अन्य नौकर भी अच्छे मूड में नहीं थे, खास तौर पर चू गाओ। उसने चू फैंग की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया,
अगर तुमने मेरे परिवार की मिस के प्रति और भी असम्मानजनक होने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपन बना दूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो आओ और कोशिश करो। चू फैंग ने चू गाओ पर तिरस्कार भरी नजर डाली, फिर नीचे देखा और अपना खाना खाना जारी रखा। तुम्हें लगता है कि मेरी हिम्मत नहीं है, चू गाओ ने कहा। वह आक्रामक रूप से चू फैंग की ओर भागा। उसके पैरों के नीचे से हवा का झोंका आया और उसने बड़ी बड़ी पत्तियों को ऊपर उड़ा दिया। उसने पूरी तरह से आत्मा के क्षेत्र के चौथे स्तर की शक्ति का प्रदर्शन किया। लेकिन जैसे ही चू गाओ चू फैंग के करीब पहुंचा, चू फैंग ने अचानक अपना सिर उठाया और एक जोड़ी ठंडी आंखें एक तेज चाकू की तरह बाहर निकली, मानो चू गाओ की आंखों में चुभ रही हों। तारानकन ता। उस पल चू गाओ ने तुरंत चलना बंद कर दिया और जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। जैसे ही उसने चू फैंग की निगाह देखी, उसे कुछ महसूस हुआ। निरोध की शक्ति। उस निरोधक ने चू गाओ को रीढ़ की हड्डी में ठंडक का एहसास कराया। वह अपने दिल में घबरा गया क्योंकि उसने पहले भी इस तरह के निरोधक को महसूस किया था, और जो व्यक्ति उसे ऐसा कुछ महसूस करा सकता था वह बेहद डरावना व्यक्ति था। यद्यपि उसने ये भी महसूस किया कि यह अकल्पनीय था जब ये चू फैंग की ओर से आया था, जो आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर था और अभी अभी आंतरिक प्रांगण में प्रवेश किया था। उस निवारण ने उसे बताया कि वह चू फैंग के साथ नहीं लड़ सकता था। तारानकन गू। अपनी लार को गहराई से निगलने के बाद चू गाओ तुरंत मुड़ा और वापस भाग गया। उस दृश्य ने चू जू और अन्य लोगों को वास्तव में यह नहीं समझा दिया कि क्या करना है। वह बिना लड़े ही वापस क्यों लौट आया? क्या ये थोड़ा शर्मनाक नहीं था? अगर उन्हें पता होता कि चू गाओ केवल चू फैंग की आंखों के भाव से ही डर गया था, तो उन्हें लगता कि उन्होंने और भी अधिक अपना मान खो दिया है। चू गाओ, तुम्हें क्या हुआ? चू जू ने गुस्से से कहा। मिस, मैं। चू गाओ को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। बेकार कचरा। चू गाओ की कमजोर नजर को देखकर चू जू ने गुस्से में अपने दांत काटे, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। आखिर में वह सिर्फ चू फैंग से गुस्से से कह पाए, चू फैंग, तुम वाकई बड़े हो गए हो। क्या तुम भूल गए कि जब तुम छोटे थे तो हुनफेई ने तुम्हें पीटा था? मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं। बेहतर होगा कि तुम चू परिवार के पास कभी वापस न लौटो, वरना मैं तुम्हें हुनफेई से और भी ज्यादा पिटवा दूंगा। चू जू की बातें सुनकर चू फैंग ने अचानक अपने दोनों हाथ कस लिए और उसके हाथों में मौजूद राशन पूरी तरह चूर्ण में बदल गया। कोर के घूमने के साथ ही उसके साथ एक तूफान आया और इसने चू जू और अन्य लोगों को लगातार पीछे की ओर उड़ा दिया। यहाँ तक कि चू गाओ को भी विरोध करने में कठिनाई हुई। चू हुनफेई, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले चू फैंग को बहुत अपमानित किया था। चू फैंग कभी नहीं भूलेगा, वह जो केवल 8 साल का था, उसे 10 साल के चू हुनफेई ने इस हद तक पीटा कि वह खड़ा भी नहीं हो सकता था। चू फैंग पूरे आधे महीने तक बिस्तर पर रहा था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब चू गुयू ने जाकर चू हुनफेई को ढूंढा तो चू गुयू को भी बुरी तरह पीटा गया था। वह चीज चू फैंग के दिल में कांटा बन गई थी, एक ऐसा कांटा जो अगर निकाला न जाए तो हमेशा दर्द देता रहेगा। चू फैंग ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी आंखों से एक घनी, ठंडी आभा फैल गई। उसने बेहद ठंडे लहजे में चू जू से कहा, चू जू, चू हुनफेई से कहो कि मैं इस साल की सभा में वापस आऊंगा। सुनिश्चित करो कि वह घुटने टेकने और भीख मांगने की तैयारी करे। और अब बेहतर होगा कि तुम सब तुरंत मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ, वरना मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। अगर वे सामान्य परिस्थितियों में होते तो चू जू निश्चित रूप से चू फैंग से बात करती, लेकिन अब उसके पास ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। उस समय चू फैंग जो आभा उत्सर्जित कर रहा था, वह उसके पैरों को कमजोर करने और शरीर को कांपने के लिए पर्याप्त था। वह जानती थी कि इस भावना को डर कहा जाता है। अंत में चू जू ने कुछ भी नहीं कहा और मुड़कर पहाड़ों और जंगल में आगे चला गया। चू गाओ और अन्य लोगों के लिए वे भी जल्दी से पीछे चले गए, क्योंकि वे चू जू के समान ही थे, क्योंकि वे चू फैंग की आभा का विरोध करने में असमर्थ थे। चू जू और अन्य लोगों के चले जाने के बाद चू फैंग ने अपना सामान पैक किया और आगे बढ़ गया। वह जानता था कि चू हुनफेई कोई तेल बचाने वाला दीपक नहीं था। न केवल वह चू परिवार के भीतर लड़ाई में सबसे अच्छा था, बल्कि आज भी वह चू गयू से बमुश्किल पीछे था। चू हुनफेई चू परिवार से था और चू गयू के अलावा वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो प्रथम श्रेणी के स्कूल में प्रवेश पाने में सक्षम था। प्रथम श्रेणी के स्कूल में प्रवेश पाने में सक्षम होना ही मार्शल साधना में उसकी प्रतिभा को दर्शाता है। जब से चू हुनफेई ने स्कूल में प्रवेश किया था, तब से वह चू परिवार में वापस नहीं लौटा था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि उसके पास किस तरह की ताकत थी। हालांकि चू फैंग को लगा कि इस साल चू हुनफेई वापस आ जाएगा।
आखिरकार उसके अपने पिता भी उम्मीदवारों में से एक थे। चू हुनफेई की प्रतिभा के लिए भले ही वह आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर तक नहीं पहुंचा, वह कम से कम 5वें स्तर पर होगा। इसलिए चू फैंग को जल्दी से अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए और कम से कम आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंचना चाहिए। आह, मुझे मत छुओ टिल्ड 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 टिल्ड। लेकिन चू फैंग के कुछ दूर चलने से पहले ही जंगल से एक तीखी चीख आई। वह आवाज चूजू की थी। उसी क्षण चू फैंग ने भौहें सिकुड़ी और कुछ हिचकिचाहट के बाद वह आवाज की दिशा की ओर भागा। उसी समय पहाड़ों के एक खाली इलाके में एक असहनीय दृश्य घटित हो रहा था। चू गाओ और बाकी 9 लोग डर से भरे चेहरों के साथ किनारे पर खड़े होकर कांप रहे थे। बीच की खाली जगह में चूजू को 3 आदमी इधर उधर घुमा रहे थे। वे तीनों लोग 20 या उससे ज्यादा उम्र के थे और उनके चेहरे बेहद भद्दे थे। लेकिन उनके शरीर के पीछे उनकी पीठ पर एक काली लोहे की तलवार थी। वे तलवार गठबंधन के सदस्य थे। जूनियर, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है और हम बस आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहते हैं। उनमें से एक नर, जिसके पूरे चेहरे पर दाग थे, चूजू के बैंगनी कपड़े खींच रहा था। उसकी एक आस्तीन पहले ही फाड़ दी गई थी और इससे उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा नजर आ रही थी। हे, ये काफी गोरी है। मुझे ऐसी कोमल लड़कियां पसंद हैं। बाकी 2 लोग भी चूजू के शरीर को छू रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके मुंह से लार टपक रही थी। हम एक ही स्कूल से हैं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो बड़े लोग तुम्हें सजा देंगे? चूजू का चेहरा पहले से ही आंसुओं से भरा हुआ था क्योंकि वह बिना ताकत के संघर्ष कर रही थी। जूनियर, हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। बड़ों के पास तो हमारी तारीफ करने का भी समय नहीं है, तो वे हमें सजा क्यों देंगे? ये सही है, उनके जैसे बेकार लोगों का पीछा करना आपको और भी ज्यादा खतरे में डाल देगा। फिर भी हमारा पीछा करना बेहतर है और जब शिकार खत्म हो जाएगा तो हम आपको कुछ इनाम देंगे। हे, रात हो चुकी थी और वे तीनों बहुत अकेले थे। ठीक उसी समय उन्हें चूजू जैसी एक छोटी भीड़ मिली। वे उस मौके को कैसे जाने दे सकते थे? वरिष्ठों, कृपया हमारे परिवार की मिस को जाने दो, चू गाओ ने कांपते हुए विनती की। अपनी बात पूरी करने से पहले ही तलवार गठबंधन के सदस्यों में से एक ने अपनी काली लोहे की तलवार निकाली, चू गाओ की ओर लहराए और चू गाओ के शरीर के सामने एक तेज हवा बह गई। उस तेज हवा के बाद चू गाओ के पैरों के ऊपर एक खूनी घाव दिखाई दिया और एक धमाके के साथ वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। आत्मा क्षेत्र का 5वां स्तर। ये देखकर चू परिवार की भीड़ डर के मारे पीछे हट गई। हवा को ब्लेड की तरह इस्तेमाल करने और चू गाओ को एक बार में हराने में सक्षम होना बिना किसी संदेह के आत्मा क्षेत्र में 5वें स्तर की साधना शक्ति थी। अध्याय 19। मुझे न्याय कहा जाता है। तुरंत चले जाओ और मैं तुम्हें जीने दूंगा। जब उस व्यक्ति ने चू गाओ और अन्य लोगों पर ठंडी चमकदार लोहे की तलवार तान दी तो उसके स्वर में हत्या की मंशा प्रकट हो गई। जीवन की धमकियों का सामना करते हुए चू परिवार और अन्य लोगों की भावनाएं हिल गईं और कुछ लोग तो वापस जाने लगे। यद्यपि चूजू उनके स्वामी थे और चू परिवार के प्रति उनके मन में बहुत सारे एहसान थे, लेकिन जब निर्णय उनके अपने जीवन से संबंधित था तो उनका चुनाव वास्तव में बहुत सरल था। आप सभी। चूजू के दिल में कुछ अकथनीय कड़वाहट थी जब उसने देखा कि नौकर उसे छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। छोटी उम्र से वे लोग उसके साथ रहे और तब से उसके सभी आदेशों का पालन किया। वह डांटना चाहती थी, फिर भी वह बहुत असहाय थी क्योंकि वह जानती थी कि उसका अंत हो चुका है। एजियो ड्रैगन स्कूल में उसका कोई प्रभाव या शक्ति नहीं थी और जिन लोगों को वह अपमानित नहीं कर सकती थी उनके खिलाफ भले ही वह दागी थी, वह केवल इसे सहन कर सकती थी क्योंकि वह अभी भी मरना नहीं चाहती थी। तारानकन। लेकिन जैसे ही चूजू निराश हो रहा था, एक छाया राक्षस की तरह जंगल से बाहर निकली और चूजू के सामने आ गई। बैंग बैंग। उतरने के बाद उस व्यक्ति ने बिजली की गति से हमला किया। हथेली के अनगिनत प्रतिरूप अपने साथ हत्या की मंशा लेकर आए और वे सीधे तलवार गठबंधन के 3 लोगों की ओर उड़े। हुश। तलवार गठबंधन के 3 सदस्यों को यह अचानक परिवर्तन देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से जमीन पर थपथपाया और अचानक पीछे की ओर छलांग लगा दी। उन्होंने अपनी नजरें केंद्रित की और तीनों ने पाया कि उन पर अचानक हमला करने वाला व्यक्ति एक युवा व्यक्ति था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो चूजू थी। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि जब वो लोग जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी उसे छोड़ने के बारे में सोच रहे थे, तो चू फैंग अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए उसके सामने खड़ा होगा। तुम कौन हो? तुमने मेरे अच्छे अवसर को बाधित करने की हिम्मत की। तलवार गठबंधन के सदस्य, जिसके चेहरे पर दाग थे,
ने गुस्से से चिल्लाते हुए चू फैंग की ओर इशारा किया। आप मेरा नाम जानने के लायक नहीं हैं, लेकिन आप मुझे न्याय कह सकते हैं। चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराया। न्याय? हाँ। दागदार पुरुष ने अपने हाथों में लोहे की तलवार घुमाई और अनगिनत हवा के ब्लेड चू फैंग पर उड़े। ये देखकर चू फैंग ने अपनी एक हथेली से धक्का दिया और एक गर्म बल ने चू जू को रास्ते से हटा दिया। इसके बाद वह तेजी से चकमा देने लगा और हमले से बचने के बाद वह सीधे नर की ओर दौड़ा और एक इल्यूजनरी पाम से उस पर हमला कर दिया। बेटे, तुम मौत की तलाश में हो। ये देखकर कि चू फैंग ने भी जवाबी हमला करने की हिम्मत की, अन्य दो तलवार गठबंधन के सदस्यों ने भी अपनी पीठ से लोहे की तलवारें निकाली और कुछ अजीब तलवार शैली के साथ चू फैंग पर वार किया। तारांकन फो! चू फैंग ने न केवल चकमा दिया, बल्कि उसने अपनी हमला करने की शैली भी बदल दी और तीनों मायावी हथेलियां एक ही समय में चिपक गईं, जिससे तीनों लोहे की तलवारें एक दूसरे से टकरा गईं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! 3 भारी आवाजें गूंजी और चारों लोग थोड़ा पीछे हट गए। लेकिन चू फैंग की हथेलियों से एक सुन्नपन सा महसूस हुआ। चू फैंग भी भौचक्का हो गया और उसका चेहरा और भी भारी हो गया। वह जानता था कि वे तीनों आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के विशेषज्ञ थे और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग भी नहीं किया था। तलवार गठबंधन के 3 सदस्यों ने भी भौहें सिकुड़ी। उन्हें पहले ही पता चल गया था कि चू फैंग आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर पर था। लेकिन जब 4थे स्तर का एक छोटा बच्चा उन तीनों को पीछे धकेलने में सक्षम था, तो इसका मतलब था कि वे उस छोटे बच्चे की ताकत को कम नहीं आंक सकते थे। बेटा, हम बिल्कुल अजनबी हैं। तुम्हें हमारे तलवार गठबंधन को कुछ ऐसे लोगों के लिए नाराज करने की जरूरत नहीं है जिन्हें तुम नहीं जानते। ये सही है। मैं देख रहा हूँ कि तुम में काफी प्रतिभा है। जब तक तुम थोड़ा समझने लायक हो, हम तुम्हें तलवार गठबंधन में शामिल होने के लिए एक परिचय दे सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। ये देखते हुए कि चू फैंग की देखभाल करना उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था, वे तीनों चू फैंग को अपने गठबंधन में शामिल करना चाहते थे। चू फैंग ने उन शब्दों को सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन चू जू तुरंत और अधिक घबरा गया। उसका और चू फैंग का गहरा इतिहास था और चू फैंग के पास वास्तव में उसकी मदद करने का कोई कारण भी नहीं था। अब जब तलवार गठबंधन ने ऐसी शर्तें खोल दी हैं, तो वह वास्तव में चिंतित थी कि चू फैंग उसे किनारे कर देगा और उसे छोड़ देगा। लेकिन वह ये भी जानती थी कि चू फैंग से सुरक्षा की उम्मीद करना तर्क से परे था। हालांकि उसके सामने चू फैंग ही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। तलवार गठबंधन, मुझे लगता है कि इसे जानवर गठबंधन कहा जाना बेहतर है। तुम मुझे अपने गठबंधन में शामिल करना चाहते हो? हाँ, चू फैंग ने गुस्से में मुंह में लार थूकी। आप हम पर यह सब थोप रहे हैं। ये देखकर कि रस्सी से बांधने का प्रयास विफल हो गया और इसके बजाय उन्हें अपमानित होना पड़ा, वे तीनों क्रोधित हो गए और लोहे की तलवार पकड़ते हुए उन्होंने चू फैंग पर हमला करना शुरू कर दिया। ये स्पष्ट था कि तीनों लोगों ने इस बार अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया। तलवार अभी आई भी नहीं थी कि हवा आ गई। चू फैंग को भी अपनी आंखें सिकोड़नी पड़ी और इसे गंभीरता से लेना पड़ा। तुम क्या देख रहे हो? तुम जाना नहीं चाहते? मेरी दुष्ट विनाशक शक्ति को प्रभावित मत करो। चू फैंग ने पहले चू जू और बाकी लोगों पर चिल्लाया। तभी उसका शरीर हिला और उसकी भुजाओं की लहरों के साथ अनगिनत अदृश्य हथेलियां हवा में भर गईं और तीनों लोगों पर हमला कर दिया। यह इल्यूजनरी पाम है, सावधान रहें। उनमें से एक ने चू फैंग के मार्शल कौशल को पहचाना और उसी समय जब वह चौंक गया, तो उसकी तलवार की शैली भी उसी के अनुसार बदल गई। एक ठंडी चमक उभरी और तीनों लोगों ने बिल्कुल वही तकनीकें दिखाई और चू फैंग को उसके भीतर घेर लिया। चू फैंग, जब उसने चू फैंग को आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर 3 विशेषज्ञों से लड़ते देखा, तो चू जू की भावनाएं बेहद जटिल हो गईं। वह जानती थी कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब था कि चू फैंग उसके लिए खुद को जोखिम में डाल रहा था और इस जोखिम की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। अभी भी नहीं गया। जैसे ही चू जू हिचकिचा रहा था, चू फैंग फिर से चिल्लाया, मिस, चलो। उसी समय चू परिवार के लोग भी आ गए और चू जू को जंगल में खींच ले गए। मुझे छोड़ दो। चू जू ने उन लोगों को दूर फेंक दिया और चू फैंग को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। चू फैंग को तलवारों की छवियों से घिरा हुआ और संघर्ष करने की पूरी कोशिश करते हुए देखकर चू जू ने अपने दांत पीस लिए, मानो वह कोई बहुत कठिन निर्णय ले रही हो। छोड़ो! चू फैंग एक बार फिर चिल्लाया। उस पल चू जू का कमजोर शरीर हिल गया और उसकी आंखों के कोने से 2 चमकते आंसू बह निकले। धन्यवाद कहकर वह जंगल में वापस चली गई। बेटे, तुमने मेरे अच्छे मौके में बाधा डालने की हिम्मत की। मैं आज तुम्हें अपन बना दूंगा।
अपने मुंह के ठीक सामने से मोटा मांस निकलता देख वे तीनों क्रोध से जल उठे। उनकी तलवारें शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साध रही थीं और वे चू फैंग को मारना चाहते थे। यह आपकी ताकत पर निर्भर करेगा। हालांकि चू फैंग के चेहरे से पता चल रहा था कि वह अपनी पकड़ बनाए हुए था, लेकिन उसे दबाव भी महसूस हो रहा था। 3 लोगों के खिलाफ, जो उससे एक स्तर ऊपर थे, उसे वास्तव में बहुत तनाव हो रहा था। वे 3 लोग, हालांकि वे असाधारण लोग नहीं थे, लेकिन न केवल उनके हाथों में तलवार मजबूत थी, बल्कि उन्होंने जो मार्शल कौशल विकसित किया था, उससे ऐसा लगा कि उनके हाथों में धारदार हथियार का इस्तेमाल चरम सीमा तक किया जा सकता था। इसके अलावा उन तीनों ने अपनी शक्तियों को एक साथ मिला लिया था, इसलिए चू फैंग को उनके खिलाफ जाने में काफी मुश्किलें आ रही थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चू फैंग अपनी 3 थंडर शैलियों को उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह अब उन तीनों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। तारान कन्फो, इस बिंदु पर सोचते हुए चू फैंग ने एक चाल चली, फिर हवा में छलांग लगाई और बिजली की तरह उनके 3 पुरुष घेरे से बाहर कूद गया। तुम तीनों कूड़ा, कोशिश करो और मुझे पकड़ो। बाहर कूदने के बाद चू फैंग ने उन्हें ताना मारा और मुस्कुराया, फिर एक बंदर की तरह जंगल में छलांग लगा दी। भागना चाहते हो? पीछा करो। चू फैंग को भागते देख तीनों लोग उसे कैसे जाने देते। वे जल्दी से उसके पीछे भागे, लेकिन फिर भी उन्होंने चू फैंग को कमाका। भले ही उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का अधिकतम उपयोग किया और सभी प्रकार के मार्शल कौशल का उपयोग किया, लेकिन उनके पास चू फैंग का पीछा करने का कोई रास्ता नहीं था। उनके बीच हमेशा एक दूरी थी। अध्याय 20,000 अस्थि कब्रिस्तान। अरे वाह, क्या यह आदमी बंदर का पुनर्जन्म है? वह इतना तेज कैसे है? ये लड़का सरल नहीं है। इतनी उम्र में भी उसमें इतनी ताकत है और वह हमारी तलवारबाजी से भी बच सकता है। उसमें बहुत ज्यादा प्रतिभा होनी चाहिए। ये सही है। ये पहली बार है कि मैंने किसी को इल्यूजनरी पाम का इस स्तर तक इस्तेमाल करते देखा है। अगर वह विकसित होता रहा तो वह पूरी तरह से अकल्पनीय होगा। इस वजह से हम उसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकते, वरना वह अंतहीन मुसीबतें खड़ी कर देगा। तीनों लोगों ने चू फैंग की ताकत को जितना अधिक समझा, उनका दिल उतना ही ठंडा होता गया। उन्होंने पहले ही धीरे धीरे आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत पर चू फैंग को मारने का फैसला कर लिया था। उन तीनों की रफ्तार बहुत तेज है, मैं उनसे पीछा भी नहीं छुड़ा सकता। उसी समय चू फैंग उन 3 लोगों की ताकत से अवाक रह गया। हालांकि उसकी ताकत उसी स्तर के लोगों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन एक पूरे स्तर ऊपर के लोगों के सामने वह थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। लेकिन सौभाग्य से चू फैंग के पास अपने डेंटियन में बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। उसे विश्वास था कि अगर वह भागता रहेगा तो वे तीनों अपनी सहनशक्ति के कारण उसका पीछा करना बंद कर देंगे। हालांकि चू फैंग एक और समस्या पर विचार कर रहा था। तलवार गठबंधन की शक्ति छोटी नहीं थी। भविष्य में आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत छोड़ने के बाद अगर वे तीनों तलवार गठबंधन की शक्ति का उपयोग उसे नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं तो ये परेशानी होगी। यही कारण था कि चू फैंग इस बात को लेकर झिझक रहा था कि ऐसा मत करो या आराम मत करो। तो वह या तो अपनी 3 थंडर स्टाइल्स का प्रदर्शन करके तीनों लोगों को चुप करा देगा या फिर कुछ भी नहीं करने वाला था। लेकिन अंत में उसने उस विचार को दूर कर दिया। आखिरकार एक ही स्कूल के लोगों को मारना एक बहुत बड़ा अपराध था, और अगर कोई निशान पाया गया तो संभावना है कि पूरा चू परिवार भी प्रभावित होगा। तारानकन हम। लेकिन ठीक उसी समय चू फैंग को आश्चर्य हुआ कि उसके चारों ओर सफेद किरणें दिखाई दी। क्योंकि आकाश में पहले से ही अंधेरा था, जब प्रकाश की किरणें दिखाई दी तो वे असामान्य रूप से चमकदार लग रही थीं और वे बेहद अजीब थीं। ये है, वह रोशनी और भी तेज होती गई और उसने जंगल को ऐसे रोशन कर दिया जैसे दिन हो। लेकिन चू फैंग को जो चीज हैरान कर रही थी वह थी उसके चारों ओर मौजूद अनगिनत सफेद हड्डियां। जंगल में सफेद हड्डियों का विशाल ढेर लगा हुआ था। वे समुद्र की तरह असीम थे। वे हड्डियां बहुत खास थीं। न सिर्फ वे जैद की तरह साफ सफेद थीं, बल्कि हर हड्डी से एक भारी आभा निकल रही थी। चू फैंग को घुटन महसूस हुई क्योंकि उस पर अनगिनत आभाओं का दबाव था जो एक दूसरे पर ढेर हो गई थी। उसके कदम भारी हो गए और उसके पूरे शरीर की ताकत खत्म हो गई। इस जगह क्या है? चू फैंग को बहुत आश्चर्य हुआ। विशेष हड्डियां आम लोगों के पास नहीं थीं, जिसका मतलब था कि सफेद हड्डियों के मालिक काफी कुशल रहे होंगे। साधना में एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद ही कोई व्यक्ति अपनी हड्डियों के क्षय के बिना मर सकता था। न केवल वे जैद की तरह सफेद थे, बल्कि उनमें अभी भी अन्य लोगों को रोकने के लिए एक निश्चित मात्रा में दबाव था। ऐसी चीजें थीं जिन्हें चू फैंग समझ नहीं पाया।
न केवल उसे समझ में नहीं आया कि इतने सारे विशेषज्ञ कहाँ से आए हैं, क्योंकि यहाँ इतनी सारी सफ़ेद हड्डियाँ होना सामान्य ज्ञान से परे था। आध्यात्मिक औषधि पर्वत एक निषिद्ध भूमि थी। लगभग हर दिन बुजुर्ग यहाँ गश्त करते थे। वे इतनी सारी सफ़ेद हड्डियाँ यहाँ कैसे छोड़ सकते थे और उनकी परवाह नहीं कर सकते थे। आश्चर्य के अलावा चू फैंग को घबराहट होने लगी थी। जितना वह इसके बारे में सोचता उतना ही उसे लगता कि यह सही नहीं है। जितना वह इसके बारे में सोचता उसकी रीढ़ में उतनी ही सिहरन पैदा होती। आखिर वह सिर्फ 15 साल का युवक था। ऐसे अंधेरे जंगल में फंसने पर जाहिर है उसके दिल में डर तो होगा ही। वह है। अचानक चू फैंग की आंखें चमक उठी। उसने चौंक कर देखा कि दूर से एक छाया सफ़ेद हड्डियों के बीच शांति से चल रही थी। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यह एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़ा आदमी बर्फ की तरह साफ था। उसने एक नीला लबादा पहना हुआ था और लबादे पर 8 त्रिग्रामों का निशान था। बूढ़ा आदमी अपने दाहिने हाथ में एक बहुत ही अजीबोगरीब मक्खी मारने वाली छड़ी पकड़े हुए था। बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी और वह धीरे धीरे चू फैंग की दिशा में चल रहा था। वह सफ़ेद हड्डियों से जरा भी प्रभावित नहीं था, लेकिन जिस चीज़ ने चू फैंग को सबसे ज्यादा चौंकाया वह थी बूढ़े आदमी की त्वचा, जो जैद की तरह थी और उसके पूरे शरीर से निकलने वाली हल्की चमक उस तरह की विशेष आभा दुनिया में उतरने वाले किसी संत की तरह थी। प्रभु, क्या ये किंवदंतियों वाला 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान है? ठीक उसी समय तलवार गठबंधन के 3 लोग भी दौड़े। हालांकि उनके मन में चू फैंग पर हमला करने का कोई विचार नहीं था, क्योंकि वे अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह से चकित थे। चू फैंग की घबराहट की तुलना में तीनों लोगों के चेहरे पर एक शब्द स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, डर। 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान, ये कैसी जगह है? चू फैंग का दिल सिकुड़ गया और सिर्फ उस नाम से ही उसे बेचैनी महसूस होने लगी। अरे बदमाश, तुमने हम सबको मार डाला। तुम हमें ऐसी जगह पर ले आए। ये 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान खतरे वाली जगह है। उस दागदार नर ने कांपती आवाज में कहा। खतरे वाली जगह? ये सही है, यह असली खतरे वाली जगह है। नहीं, यह एक किंवदंती थी, आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत की किंवदंतियों में से एक। किंवदंतियों के अनुसार 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान है जो अवास्तविक और अप्राप्य है, और यह निर्धारित समय पर आध्यात्मिक चिकित्सा पर्वत में प्रकट हुआ था। लेकिन ये जगह वाकई बहुत खतरनाक है। किंवदंतियों के अनुसार जो लोग इस जगह पर कदम रखते हैं वे जिंदा नहीं बच पाते। यहाँ तक कि जो लोग अपनी जान बचा लेते हैं वे भी पागल हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह डरावनी किंवदंती सच थी। हम 1000 हड्डियों वाले कब्रिस्तान में कदम रख चुके हैं। बाकी 2 लोग भी बहुत डरे हुए थे। जब वे बोल रहे थे तो कुछ शब्द बेतुके थे और इससे पता चलता था कि उनके दिल में कितना डर था। अगर मैं पूछ सकता हूँ, क्या ये वास्तव में 1000 हड्डियों वाला कब्रिस्तान है? चू फैंग ने अपनी नज़र उस रहस्यमय बूढ़े आदमी की ओर डाली जो एक मक्खी मारने वाली मशीन पकड़े हुए था। हालांकि वह बूढ़े आदमी के शरीर से कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बाहरी रूप को देखकर चू फैंग बता सकता था कि वह असाधारण था। बिना किसी संदेह के वह एजियो ड्रैगन स्कूल का कोई बड़ा शख्स होगा। लेकिन उसे उलझन में डालने वाली बात यह थी कि बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से उसकी ओर देख रहा था, फिर भी उसने बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोला, बल्कि उसके मुंह के कोनों से एक अजीब सी मुस्कान उभरी। अरे, तुम किससे बात कर रहे हो? अरे बदमाश, हमें धोखा देने की कोशिश मत करो। लेकिन अप्रत्याशित बात यह थी कि चू फैंग की बूढ़े आदमी को पुकार सुनने के बाद 3 तलवार गठबंधन के सदस्यों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए और उन पर रंग का एक भी निशान नहीं रहा। क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं इस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ? चू फैंग ने पास खड़े रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा किया। कौन सा इंसान? तुम बदमाश, तुम सच में मरना चाहते हो? उस दागदार नर ने अपनी तलवार पकड़ी और चू फैंग पर हमला करना चाहता था। उससे परेशान मत हो, इस आदमी के साथ कुछ गड़बड़ है और हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन उसे हमला करने से पहले ही बाकी 2 ने उसके कंधों को खींचा और उसे उस रास्ते की ओर घसीटना शुरू कर दिया जहाँ से वे आए थे। तारानकन जी जी जी। लेकिन ठीक उसी समय हर तरफ से एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई। वह आवाज बहुत अजीब थी, बेहद भयावह थी, और ऐसा लग रहा था जैसे लाखों आत्माएं अन्याय के खिलाफ चीख रही हों और चिल्ला रही हों। उसी समय चू फैंग को आश्चर्य हुआ कि उसके चारों ओर की सफ़ेद हड्डियों पर गहरे हरे रंग की गैस तैर रही थी और उस गैस से अजीब चीखें आ रही थीं। लेकिन जिस बात ने चू फैंग को सबसे अधिक असहज कर दिया वह ये थी कि अजीब गहरे हरे रंग की गैस चू फैंग और अन्य लोगों की ओर तैर रही थी।